Welcome, dear student, to my YouTube channel. In this lecture, we are going to talk about the next chapter of the class 9th standard biology, which is energy flow in an ecosystem. ये काफ़ी conceptual chapter है. Means you need to pay attention a lot in this chapter. This is a one short lecture. Means we are going to cover the entire concept of this chapter in a single one lecture. So this is me, NBN Pandey, who is going to take your lecture. So in this lecture we are going to talk about mainly 3 points: food chain and food web, the energy pyramid and biogeochemical cycle. मैं सिर्फ एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि हमें ज़्यादा वीडियो बनाना नहीं चाहता किसी सिंगल टॉपिक पे, क्योंकि आपको एग्जाम के टाइम्स आ गए हैं और इस टाइम पे अगर आप एक वीडियो देखोगे वही इनफ है आपके लिए, और आप बुक्स पढ़ें और क्वेश्चंस करें. सो let us begin. So energy flow in an ecosystem. The first question in the textbook is asking what is means by ecosystem. In ecosystem means क्या होता है? Ecosystem is the is basically a system where biotic and abiotic thing interact with each other. ठीक है. So what is the proper definition is कि एक ecosystem वो होता है जिसमें एक जीवित जीव, मतलब एक जिंदा व्यक्ति एक अजीवित चीज़ से इंटरेक्शन करे, मतलब आदान प्रदान करे, उसी को इकोसिस्टम कहते हैं. जैसे एग्जांपल, मैं इस रूम में बैठा हूँ तो ये रूम में बैठना मेरा इंटरेक्शन है, मैं बायोटिक चीज़ हूँ, ये रूम एबायोटिक चीज़ है, मतलब अजीवित है, और हम दोनों के इंटरेक्शन से एक इकोसिस्टम बनना है. सेकेंड क्वेश्चन क्या बोला है? विच आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम. इकोसिस्टम कौन कौन से होते हैं? तो देयर आर एन टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम. जैसे एक मेरे घर के बाहर एक चिड़िया है, बेसिकली उसने घर बना के रखा है. तो घर और वो चिड़िया बेसिकली इट इज़ इंटरकनेक्टेड बाय इंटरकनेक्शन इज देयर. किसी द बर्ड इज लिविंग इन माई हाउस बाय द फॉर्म ऑफ बाय मेकिंग नेस्ट. तो मतलब घोंसला उसका मेरे घर के सामने है, मेरे घर के ऊपर है, तो घोंसला बना के रहना वो इंटरेक्शन है उस बायोटिक चीज़ का. मतलब वो चिड़िया बायोटिक है, जिंदा है, जीवित जीव है, और मेरा घर नॉन लिविंग थिंग है, तो वो इकोसिस्टम बन गया. ठीक है. तो ये हो गया इकोसिस्टम. व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम? मतलब देयर आर मेनी टाइप ऑफ इकोसिस्टम. वी कैन कंसीडर एन टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज विच इज द लार्जेस्ट इकोसिस्टम. सो द लार्जेस्ट इकोसिस्टम इज आवर अर्थ इज द लार्जेस्ट इकोसिस्टम. दिस क्वेश्चन में बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन. वट आई एम सेइंग इज़ कि अभी तक हमने धरती के बाहर किधर भी जीवन देखा नहीं, तो इस हिसाब से हम नहीं कह सकते कि किधर और जीवन प्रेजेंट है. तो बायोटिक कंटेंट इज ओनली बेसिकली limited to earth. So the earth is the largest ecosystem. So the necessity is there must be a biotic thing which is interacting to abiotic thing in order to form a ecosystem. So that's why the largest ecosystem is our earth. This question is maybe asked in your examination, so be focused on this question और प्लीज़ रिमेंबर दिस क्वेश्चन. सेकेंड इज हाउ डू इंटरेक्शन टेक प्लेस बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स ऑफ एन इकोसिस्टम. तो मैंने इंटरेक्शन के बारे में पहले ही बताया था. जैसे कि मैं इस रूम में बैठा हूँ तो बैठना मेरा इंटरेक्शन है इस रूम के साथ, और मैं ये दोनों मिलकर एक इकोसिस्टम बना रहे हैं. देन द एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम. वी आर गोइंग टू टेक द नेक्स्ट टॉपिक. सो अपने क्लास 8 में या फिर प्रीवियसली लिविंग ऑर्गेनिज्म को इस आधार पे कि उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है, कि वो किस तरीके से खाना लेते हैं. जैसे अगर प्रोड्यूसर है, जैसे प्लांट है, अगर प्लांट क्या होता है बेसिकली सन से एनर्जी लेता है. ठीक है. तो सन से एनर्जी लेता है और बाकी सबको देता है. सो वो बेसिकली एक प्रोड्यूसर का काम कर रहा है, मतलब सन से एनर्जी लेना, ठीक है, नॉन लिविंग थिंग से, और देन अपने उसको कोई खाता है तो उससे एनर्जी लेता है. तो इट इज़ वर्किंग लाइक अ प्रोड्यूसर. देन जो आएगा काऊ बफेलो ये आएंगे और पौधे को खाएंगे, प्रोड्यूसर को खाएंगे. सो दे आर कंज्यूमर्स, दे आर बेसिकली यूजिंग प्रोड्यूसर्स फॉर देयर फूड एंड टेकिंग इट एज ए फूड. मतलब सो प्रोड्यूसर को एज अ खाने के तौर पे काऊ खाती है. देन काऊ को अगर बेसिकली लॉयन खा लिया, सो वो क्या बन जाएगा? एपेक्स कंज्यूमर. द काउ वॉज कंज्यूमर एंड द लायन विच इज़ ईटिंग द काउ इज नाउ बिकम द एपेक्स कंज्यूमर, उसके ऊपर का कंज्यूमर. अभी वो लायन मर गया और गिद्ध ने खाया उसको. सो गिद्ध द वल्चर हैज़ ईटन द लायन. सो वट ही इज डूइंग इज बेसिकली ईटिंग द डेड लायन. द थिंग इज ही द वल्चर इज ईटिंग डेड लायन. डेड लायन मीन्स इट इज़ डेथ, मतलब वो मरा हुआ अगर शेर खा सकता है. सो क्या हुआ? सेप्रोफाइट मीन्स वो डेड एनिमल को खा रहा है. तो सेप्रोफाइट्स आर द ऑर्गेनिज्म विच ईट डेड ऑर्गेनिजम्स. देन डिकम्पोजर्स. देयर इज अ डिफरेंस, सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन सेप्रोफाइट एंड डिकम्पोजर. डिकम्पोजर्स आर बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. दे आर नॉट लाइक अ big living organisms. They are basically microscopic organisms. What they do is decomposer basically decomposes the dead animal or dead or bioorganic matter and return the content to the nature. Means saprophytes are not going to return the nutrient to the nature, but decomposes the body and returns the entire nutrition to the mother nature. Now we are going to take this diagram which has given in your book. This says primary consumers are the consumers which basically take firstly eat the producers and
बिकम फूड फॉर द सेकेंडरी कंज्यूमर्स। मतलब ये होते हैं प्राइमरी कंज्यूमर से होते हैं जो प्रोड्यूसर्स को खाते हैं, और प्रोड्यूसर को खाने के बाद इनको सेकेंडरी कंज्यूमर्स खाते हैं, जैसे ग्रास हॉपर, स्क्विरल, एलिफेंट, ये सब क्या है प्राइमरी कंज्यूमर्स है। बेसिकली ये क्या करेंगे, घास को खाएंगे और इनको फिर सेकेंडरी कंज्यूमर कार्निवोरस एनिमल जो ये हर्बीवोरस होते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स, बेसिकली मैंने बोला ना प्लांट्स प्रोड्यूसर्स को खाते हैं। सो दे आर डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन द ऑटोट्रॉपिक प्रोड्यूसर, ठीक है। देन आते सेकेंडरी कंज्यूमर्स जो कार्निवोरस होते हैं, कार्निवोरस भी हो सकते हैं, ऑमनिवोरस भी हो सकते हैं। सो ये क्या करते हैं, इन जो ये प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं इनको खाते हैं, जैसे फ्रॉग, आउल, फॉक्स, दिस काइंड ऑफ थिंग्स। सो दीज कंज्यूमर्स आर यूज हर्बीवोरस एज देयर फूड। मतलब ये क्या करते हैं, ये जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स जो हर्बीवोरस होते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स उनको एज अ फूड की तरह इस्तेमाल करते हैं। Now the third category is apex or top carnivorous. Top carnivorous are the animals or are the organisms which basically eats the secondary consumer. Secondary consumer where carnivorous, तो ये secondary होंगे, जैसे tiger, lion. These consumer use herbivorous and carnivorous as their food. Means they can eat both. Herbivorous means the primary consumers which they are eating autotrophic plants or producers. So ये उनको भी खा सकते हैं. They have choice both. They can eat primary consumers as well as secondary consumers. Now the omnivorous are the, lie between secondary and primary consumers. They basically can eat both producers as well as they can eat other herbivorous animals. So humans, bear feed on herbivorous and carnivorous and producers. They can as I have said, they can eat both. Secondary consumers means carnivorous and primary consumers means herbivorous animals. So as well as they can eat vegetables like producers, plants. So these are the categorization on the basis of trophic level. Trophic level क्या होता है, बेसिकली ट्रॉपिक लेवल एक आगे चल के आपको है, आगे ही बताता हूँ, नहीं तो अभी बताऊँगा आप कंफ्यूज हो जाओगे, सही, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। ये आगे नेक्स्ट टॉपिक आपका फूड चेन एंड फूड वेब क्या होता है। अब फूड चेन को बताने के लिए मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ कि इफ़ यू टेक द एग्जांपल ऑफ अ पैडी फील्ड। पैडी फील्ड मीन्स जो आप गांव में जाओगे तो आप जो राइस का खेत होता है, राइस मतलब चावल का खेत, उसमें जब जाओगे तो उसमें कई सारे, जब उसमें पानी भरे जाते हैं तो कई सारे फ्रॉग्स आते हैं। उनको फ्रॉग को देख के स्नेक आता है और स्नेक को देख के ईगल आते हैं। मतलब फ्रॉग को स्नेक खाता है और फ्रॉग किसको देख के आता है, फ्रॉग देख के आता है बेसिकली जो टोड होता है। टोड मतलब जो ग्रास हॉपर होता है, मतलब आप लोग टोड हम लोग भी बोलते हैं, उसको ग्रास हॉपर भी बोलते हैं। तो ग्रास हॉपर को देख के आता है, वो ग्रास हॉपर को खाता है, ग्रास हॉपर को फ्रॉग खाता है और फ्रॉग को स्नेक खाता है, स्नेक को बेसिकली ईगल खाती है और ईगल को कौन खाता है, डिकम्पोजर्स खाते हैं। तो दिस काइंड ऑफ साइक्लिक पाथ विच यू आर सीइंग इज बेसिकली दिस इज अ होल कॉन्सेप्ट ऑफ फूड चेन। दिस इज मेकिंग अ चेन, मतलब वन आफ्टर अनदर। इफ यू सीइंग इट, the grass is the primary producers, the grasshopper eats the grasses and it has eaten by the frog। मतलब पहले जो प्रोड्यूसर होता है मेन, जो सन से एनर्जी लेके बनाता है, ऑटोट्रॉपिक प्लांट होता है, उसको बेसिकली ग्रासहॉपर खाता है। ग्रासहॉपर को फ्रॉग खाता है, फ्रॉग को कौन खाता है, स्नेक खाता है, स्नेक को कौन खाता है, एपेक्स कंज्यूमर बेसिकली ईगल, एंड ईगल को मरने के बाद कौन खाता है, डिकम्पोजर्स। तो दिस इज़ द कंप्लीट एग्जाम्पल। अब एक फूड वेब क्या होता है, समझो बात क्या है कि जब कई सारे एक इकोसिस्टम में कई सारे फूड चेन्स हैं और वो फूड चेन्स ना कहीं इंटरकनेक्टेड हैं, तो कई जगह पे से अगर इंटरकनेक्टेड है तो एक फूड चेन फूड वेब बन जाता है। जैसे मैं बताता हूँ, अब ये देखो, ये ग्रास हॉपर है, इसको डायरेक्टली अगर स्नेक नहीं मीन्स अगर ईगल खा ले तो, या फिर ग्रास हॉपर को आगे आके कोई और एनिमल खा ले, जैसे एक बर्ड खा ले और बर्ड को कोई बेसिकली स्नेक खा ले, स्नेक को बेसिकली ईगल खा ले, तो दीज मतलब ये काफ़ी इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर। मतलब 3-4 फूड चेन जब एक दूसरे से जुड़ जाती हैं किसी न किसी लिंक पे, तो बेसिकली फूड वेब बनाती हैं, ठीक है। और जैसे कि मैं बताऊं, और एग्जांपल लेना भी वेस्ट है क्योंकि दिस इज़ अ वन शॉर्ट लेक्चर, सो आई थॉट यू विल गेट द क्लियर आइडिया अबाउट द फूड वेब। सो next topic is explain the food chains of various ecosystem which you have studied last year. So food chains of various ecosystem which you have studied last year. So इसके लिए आप अपने 8th स्टैंडर्ड की टेक्स्ट बुक को रिफर कीजिए, और नहीं तो मैं 1-2 एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे मैंने पैडी फील्ड का एग्जांपल दिया, एक एग्जांपल है आपके टेक्स्ट बुक में ये पैडी फील्ड का दिया ही है। दूसरा एग्जांपल हो सकता है कि इफ़ यू सी लेट्स टेक योर 8th स्टैंडर्ड बुक, मतलब अपने आप 8th स्टैंडर्ड की बुक को रिफ़र कीजिए प्लीज़, क्योंकि आई एम ऑल्सो नॉट एबल टू रिकॉल इट। सो एन ऑर्गेनिज्म मे बी प्रे फॉर मेनी अदर ऑर्गेनिजम्स, फॉर एग्जाम्पल एन इंसेक्ट, another good example of food web, matlab which give you a clear idea about food web. So if you take a insect means insect just like a grasshopper, the grasshopper may be eaten by a bird or may be eaten by a frog. So in these both way, a single insect can be
अ पार्ट ऑफ टू फूड चेन। जैसे कि अगर वो पहले बर्ड के दौरान ग्रासहॉपर को खा गया, ग्रासहॉपर को खा लिया उसने, बर्ड ने, और तो उसको अगर स्नेक ने खा लिया और स्नेक को ईगल खा लिया, तो अलग फूड चेन बन गई। देन एक फूड चेन ये बन सकती है कि ग्रासहॉपर को बेसिकली फ्रॉग ने खाया, फ्रॉग को स्नेक ने खाया और स्नेक को ईगल ने खाया, और देन बैक टू द सेप्रोफाइट। ठीक है, तो इस तरीके से दो चेन बन गए। अब दोनों चेन एक जगह पे लिंक्ड है, कौन से जगह पे लिंक्ड है? ग्रासहॉपर वाली जगह पे। सो दे आर इंटरकनेक्टेड, सो दे आर मेकिंग अ फूड चेन क्लस्टर। और जो फूड चेन क्लस्टर मतलब दोनों एक गठन जैसी बना रहे हैं, मतलब एक दूसरे से कनेक्टेड है एक जगह पे, तो एक फूड वेब बना रहे हैं। दो फूड चेन मिलके एक वेब बनाते हैं। जैसे और भी कई सारे फूड चेन मिलके अलग अलग तरीके की फूड वेब बनाते हैं। ठीक है, सो इसको मैं रीड कर देता हूँ। एन ऑर्गेनिज्म मे बी प्रे फॉर मेनी अदर ऑर्गेनिज्म। जैसे हमने देखा ना कि वो जो ग्रास ऑपर है, दोनों दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म के लिए प्रे बन सकता है। मतलब क्या बन सकता है? भोजन बन सकता है। फॉर एग्जाम्पल, इंसेक्ट feed upon the leaves of various plant, but the same insect is the prey for different animal like frog, wall lizard and bird, etc. If this is shown in the figure, it will be formed what they have written is इंटरसिपेट वेब इनसाइड अ लीनियर फूड चेन। सो मतलब एक दूसरे से कनेक्टेड रहेंगे। जैसे उसको तीन जानवर खा सकते हैं, एज अ इट में भी प्रे फॉर 3 डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, तो 3 जगह पे कनेक्टेड हैं। तो उस जब वो कई सारे फूड चेन्स मिला के एक साथ अगर जोड़ी जाती हैं जब, तो उनको फूड वेब बोलते हैं। सो आई मे बी क्लियर। नेक्स्ट हम जाते हैं, make a list of various consumers of a ecosystem around you and classify them according to the nutrition. So do it by yourself. It may not be going to ask in your examination. So I am giving you a simple idea कि आपको क्या बताना है? मेक अ लिस्ट ऑफ वेरियस कंज्यूमर्स ऑफ इकोसिस्टम अराउंड यू एंड क्लासीफाई अकॉर्डिंग टू द मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मतलब so the question which is asking the textbook is make a list of various consumers of ecosystem अराउंड यू एंड क्लासीफाई देम अकॉर्डिंग टू द मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सो टेक्स्ट बुक क्या बोल रही है कि बेसिकली आप क्या करो, एक अपने आजू बाजू में देखो, जैसे इसमें एक पिक्चर में दिया है, और उस हिसाब से आप मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब उसके आधार पे कि वो पहले प्रोड्यूसर को खा के प्राइमरी कंज्यूमर बनना है, कि वो किसी कार्निवोरस की तरह दूसरे हार्बीवोरस को खा के सेकेंडरी कंज्यूमर बनना है, या फिर बेसिकली वो एक सेकेंड कार्निवोरस को खा के फिर कार्निवोरस को खा के एक एपेक्स कंज्यूमर बनना है। सो इसको आप अपने आजू बाजू में देखिए। देन दूसरी चीज़ बोलिए, पिक्चर्स ऑफ वेरियस ऑर्गेनिजम्स आर गिवन इन 7.2 कंस्ट्रक्ट ऑफ फूड वेब। दो पिक्चर, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि फूड वेब कैसे बनाते हैं, कि जैसे एक खरगोश को क्या कर सकता है? चीता डायरेक्ट खा सकता है, फिर खरगोश को बेसिकली खरगोश को ईगल खा सकता है, तो एपेक्स कंज्यूमर डायरेक्ट खा रहा है। फिर खरगोश को बेसिकली फॉक्स का है, फॉक्स को चीता का है। तो कई सारी फूड चेन्स बन सकती हैं जो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड रहेंगी। वही फूड चेन इंटरकनेक्शन जो होगा वो एक फूड वेब बनाएगा। तो इसको अपने आप ट्राई कीजिए अपने घर पे। ठीक है, सो इज द कंज्यूमर्स इन अ फूड वेब फिक्स्ड? मतलब ज़रूरी है कि कंज्यूमर फूड वेब में फिक्स्ड हो? हाँ, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि बेसिकली एक फूड वेब में कंज्यूमर फिक्सिंग हो। कंज्यूमर का नंबर बढ़ भी सकता है और कंज्यूमर का नंबर घट भी सकता है। What will be the effect on an ecosystem if only one type of organism is a form of food? मतलब अगर सिंगल टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म एज अ फूड की तरह एग रहा है, देन क्या होगा? पॉपुलेशन बेसिकली कंज्यूमर्स की घट जाएगी, क्योंकि एक ही प्रोड्यूसर के लिए कई सारे ऑर्गेनिज्म कंपटीशन कर रहे हैं। जस्ट लाइक एक मेडिकल सीट के लिए कई हज़ारों स्टूडेंट्स बेसिकली मेहनत कर रहे हैं। सो द चांसेस ऑफ गेटिंग दैट मेडिकल सीट इज़ वेरी लो। सो दैट्स द थिंग, एज द सिंगल ऑर्गेनिज्म विल एक्ट एज फूड। अगर वो सिंगल ऑर्गेनिज्म एक फूड की तरह एक्ट कर रहा है, तो द चांसेस ऑफ गेटिंग एनी कंज्यूमर एज अ फूड टू दैट ऑर्गेनिज्म इज़ वेरी लो। सो उसके कारण जो बेसिकली जो कंज्यूमर्स रहेंगे उनके जो नंबर्स होंगे वो घट जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, आगे मेक सम इंटरेस्टिंग। सो what is the balance? Why is balance or equilibrium is necessary in food web? बैलेंस और इक्विलिब्रियम नेसेसरी क्यों है एक फूड वेब में? जैसे कि अगर बेसिकली एक ही जैसे लॉयन नहीं सबको खा रहा है, जितने भी प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं सबको अगर खा ले रहा है, सो बेसिकली लॉयन का पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो जाएगा और बाकी सबका पॉपुलेशन डिक्रीज़ हो जाएगा। तो जिसके कारण बेसिकली अनबैलेंस इक्विलिब्रियम बन जाएगा। मतलब सब लोग एक जैसे नहीं रह पा रहे, किसी का पॉपुलेशन ज़्यादा है तो फेवरेबल इको फूड वेब नहीं है। तो देर मस्ट बी मतलब एक बैलेंस होना चाहिए, जिस कारण बेसिकली सब जीव मतलब अपनी मेंटेन कर पाएँ पॉपुलेशन। मतलब सबका जो संख्या है निश्चित रहे, मतलब कोई घटे या फिर कोई बढ़े ना। ठीक है, देन आगे बढ़ते हैं। मेक सम इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन व्हाइल हैविंग अ मील एट होम। आइडेंटिफाई द ट्रॉपिक लेवल ऑफ वेरियस फूड आइटम इन योर डिश एंड आइडेंटिफाई ओन लेवल इन द फूड चेन। मतलब क्या करो, अपने खाने में आप देखो कि बेसिकली
जो आप खाना खा रहे हो, तो उस हिसाब से आप कौन से बेसिकली फूड जो फूड लेवल है, मतलब फूड चेन है, उसमें किधर आप आ रहे हो। बेसिकली आप सेकेंडरी कंज्यूमर हो कि प्राइमरी कंज्यूमर हो। तो सो आई एम अ वेजिटेरियन, मैं एक वेजिटेरियन हूँ, तो मैं ज़्यादातर प्रोड्यूसर्स को ही खाता हूँ, तो आई एम अ प्राइमरी कंज्यूमर। जैसे अगर कोई हो सकता है जो नॉन वेजिटेरियन हो, सो वो नॉन वेजिटेरियन थिंग्स खाएगा, तो बेसिकली वो इट में भी अ प्राइमरी कंज्यूमर, वो प्राइमरी कंज्यूमर भी हो सकता है, और तो एज अ कार्निवोरस सेकेंडरी कंज्यूमर की तरह भी एक्ट करेगा। अगर वो फल फ्रूट भी खा सकता है, वेजिटेबल्स भी खा सकता है, सो वो प्राइमरी कंज्यूमर्स की तरह भी एक्ट कर सकता है। तो वो दोनों तरीके से एक्ट कर सकता है, एक प्राइमरी कंज्यूमर और सेकेंडरी कंज्यूमर में। तो आप देखिए आपका लेवल कौन सा है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू विच कि आप अगर वेजिटेरियन हो देन यू विल बी अ प्राइमरी कंज्यूमर, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो देन यू विल बी एपेक्स कंज्यूमर, या फिर जो थर्ड लेवल होता है एपेक्स कंज्यूमर का, वो रहोगे आप। सो ये हमने देख लिया। देन आता है द एनर्जी पिरामिड। एनर्जी पिरामिड क्या होता है, जैसे कि अगर हम देखेंगे कि हम लोग प्रोड्यूसर से, प्लांट से पूरा एपेक्स, मतलब एपेक्स कार्निवोरस, और कार्निवोरस से फिर डिकम्पोजर, सेप्रोफाइट और डिकम्पोजर्स तक जाते हैं। तो ये जो अगर हम एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में अरेंज करें तो एक पिरामिड बनता है, जैसे ये बुक में अपने दिखा है, ठीक है। सो वट हैज़ बीन गिवन कि ट्रॉपिक द एनर्जी पिरामिड, फर्स्ट टॉपिक इज द ट्रॉपिक लेवल, ईच लेवल इन अ फूड चेन इज कॉल्ड एज ट्रॉपिक लेवल। जैसे एक फूड चेन मैंने बताई थी ना कि बेसिकली प्लांट को हर्बीवोरस खाएगा, हर्बीवोरस को कार्निवोरस खाएगा, कार्निवोरस को कार्निवोरस, बस इधर कार्निवोरस तक ही बेसिकली साइकिल को एंड कर दिया गया है। और कार्निवोरस के ऊपर ऑमनीवोरस, ऑमनीवोरस के पास दोनों चॉइस है, ही और शी में भी कार्निवोरस और हर्बीवोरस। सो जैसे कि तो हर एक जो लेवल है, जैसे प्रोड्यूसर का एक लेवल है, देन हर्बीवोरस का जो फूड चेन में हर्बीवोरस सबसे पहले आता है, क्योंकि प्लांट तो प्रोड्यूसर होता है लेकिन हर्बीवोरस फर्स्ट कंज्यूमर होता है, तो उसको फर्स्ट एज अ फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल दिया है। देन हर्बीवोरस को जो खाता है वो कार्निवोरस है, तो वो सेकंड ट्रॉपिक लेवल पे आता है, फूड चेन में सेकंड नंबर पे आता है ना, फर्स्ट नंबरस। और इसको अगर हम देखें प्लांट को, तो प्लांट को फर्स्ट नहीं बोल सकते आप, क्योंकि वो किसी से खाना नहीं ले रहा है, ठीक है, फूड चेन में वो डायरेक्ट सन से बना रहा है, तो उसको एज अ प्रोड्यूसर ही लेंगे, ठीक है। फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल हर्बीवोरस, सेकंड ट्रॉपिक लेवल कार्निवोरस, एंड थर्ड ट्रॉपिक लेवल इज ऑमनीवोरस। ऑमनीवोरस मीन्स व्हाट, देखो ऑमनीवोरस दोनों पोजीशन ले सकता है, कार्निवोरस मतलब हर्बीवोरस को खा के, और कार्निवोरस को खा के जो थर्ड ट्रॉपिक लेवल है वो ले सकता है। तो ईच लेवल इन फूड चेन इज कॉल्ड ट्रॉपिक लेवल, मतलब कोई भी लेवल एक फूड चेन में, फूड चेन कैसे बनता है, प्रोड्यूसर को खाता है हर्बीवोरस, हर्बीवोरस को कार्निवोरस, कार्निवोरस को ऑमनीवोरस। तो जो हर एक लेवल है, मतलब जो हर्बीवोरस का लेवल है, जो उसके बाद आता है कार्निवोरस का लेवल, उसके बाद जो आता है ऑमनीवोरस का लेवल, वो तीनों एक अलग अलग ट्रॉपिक लेवल है। ट्रॉपिक लेवल इज अ स्टेप एट विच ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन इज इट्स फूड इन अ चेन, मतलब उस चेन में कितने नंबर पे वो बेसिकली फूड पा रहे हैं, उस हिसाब से ट्रॉपिक लेवल डिसाइड होता है। जैसे हर्बीवोरस सबसे पहले फूड पा रहा है किससे, प्लांट से, फिर दूसरे नंबर पे कार्निवोरस, फिर तीसरे नंबर पे ऑमनिवोरस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द अमाउंट ऑफ मैटर, अब इसमें मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे प्लांट को कौन खाएगा, बेसिकली काऊ खाएगी, काऊ को कौन खाएगा, लॉयन खाएगा, लॉयन को कौन खाएगा, बेसिकली लॉयन को ह्यूमन भी खा सकता है। सो मे बी ऑमनीवोरस एनिमल विच इज ऑमनीवोरस, बियर है, बियर मतलब क्या, भालू, तो भालू खा सकता है। तो वो थर्ड ट्रॉपिक लेवल पे हो गया। तो सबसे पहले प्लांट जो प्रोड्यूसर था उसको गिनी ही नहीं, क्योंकि उसने बनाया, देन उसको कौन खाया, हर्बीवोरस, ठीक है। तो फर्स्ट लेवल पे काउस फर्स्ट लेवल पे आ गए, दूसरे लेवल पे लायन आ गया, तीसरे लेवल पे वो बेसिकली बियर आ गया, जो बियर मतलब भालू है। इन लास्ट में दिया है द अमाउंट ऑफ मैटर एंड एनर्जी ग्रेजुअली डिक्रीजेज फ्रॉम प्रोड्यूसर एट लोएस्ट लेवल टू द टॉप कंज्यूमर एट हाईएस्ट लेवल। तो मतलब जो सबसे ज़्यादा एनर्जी जो प्लांट से कोई ले पाएगा वो हर्बीवोरस ले पाएगा, ठीक है। देन उसके बाद सबसे ज़्यादा एनर्जी, मतलब एक प्लांट जो खाना बनाएगा उसको अगर आप एनर्जी जैसा देखो, खाना एनर्जी होता है। आपको बेसिकली आप स्कूल से आते हो थके हारे आते हो, जैसे आप खाना खाते हो अब दोबारा आपको एनर्जी महसूस होता है और आप खेलने दौड़ जाते हो। सो खाना एक एनर्जी की तरह एक्ट करता है। तो प्लांट ने बेसिकली एनर्जी बनाई, और उसको पहले एनर्जी कौन लिया, हर्बीवोरस ने कुछ एनर्जी इस्तेमाल कर ली, और फिर उसको किसी ने खाया तो कार्निवोरस ने खाया तो उसको कम एनर्जी मिलेगी, कार्निवोरस को ओमनीवोरस ने खाया तो उसको और कम एनर्जी मिलेगी। तो जितना ऊपर आप रहोगे ऑन द टॉप ऑफ द पिरामिड, जितना आप रहोगे उतना आपको कम एनर्जी मिलेगी, और जितना आप बेस साइड में रहोगे उतना आपको ज़्यादा एनर्जी मिलेगी। सो यही लिखा है। एन इंट्रोडक्शन टू साइंटिस्ट, एक साइंटिस्ट का इंट्रोडक्शन दिया है। लिंडमैन इन 1942 में फूड चेन को स्टडी किया था, और इन्होंने जो ये एनर्जी फ्लो को है वो बताया था। तो लिंडमैन इन 1942 स्टडीड अ फूड चेन एंड एनर्जी फ्लो इन थ्रू इट। सो उन्होंने 1942 में फूड चेन और एनर्जी फ्लो को स्टडी किया था कि जैसे बेस से जैसे हम लोग जाते हैं, मतलब जो प्रोड्यूसर से एपेक्स कंज्यूमर तक जाते हैं, तो हम देखते हैं कि जो एनर्जी वो डिक्रीज होती जाती है। फिर चार्ल्स एल्टन है ब्रिटिश साइंटिस्ट, उन्होंने इकोलॉजिकल पिरामिड का 1927 में कॉन्सेप्ट दिया। सो उन्होंने टुंड्रा इकोसिस्टम बियर आइसलैंड इन इंग्लैंड में जाके रिसर्च किया। मतलब एक टुंड्रा इकोसिस्टम है, एक बेसिकली एक इकोसिस्टम है, उसके ऊपर जो बियर आइसलैंड इंग्लैंड में प्रेजेंट है उस पर स्टडी किया, और उन्होंने बेसिकली एक स्ट्रक्चर बनाया, उसको ही नाम आगे चल के इकोलॉजिकल पिरामिड दिया गया, उसका नाम इकोलॉजिकल पिरामिड दिया। दिस पिरामिड ऑल्सो कॉल्ड एज
एल्टिनोनियन पिरामिड, इसको आगे चल के नाम दे दिया गया एल्टिनोनियन पिरामिड। एल्टिनोनियन पिरामिड जो हम देख रहे हैं पिरामिड, जैसा उन्होंने सबसे पहले दिया, किसने, चार्ल्स एल्टन ने। ये एग्जाम में आपको पूछ सकते हैं शायद से, में पॉसिबल वो आपको पूछ लें, ठीक है। सो याद रखें, प्लीज़ रिमेंबर दिस एज इट इज़ गिवन इन अ स्पेसिफिक बॉक्स मैनर। सो नाउ वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, थिंक अबाउट इट। व्हाट हैपन्स टू द एनर्जी ड्यूरिंग ट्रांसफर फ्रॉम प्रोड्यूसर टू द अपेक्स कंज्यूमर। सिंपली शी इज आस्किंग द अबव क्वेश्चन, मतलब उसने वही क्वेश्चन पूछा है जो आपके ऊपर लिखा हुआ है कि अगर आप बेसिकली प्रोड्यूसर जो प्लांट्स हैं और एपेक्स कंज्यूमर तक जाते हो तो क्या होता है बेसिकली व्हाट हैपेंस इज द एनर्जी अमाउंट डिक्रीजेस। मतलब कुछ एनर्जी हर्बीवोरस इस्तेमाल कर लेते हैं, कुछ एनर्जी कार्निवोरस और कुछ एनर्जी ऑमनीवोरस को लास्ट में कुछ ही एनर्जी मिलती है। सबसे ज़्यादा एनर्जी किसके पास होती है, हर्बीवोरस, क्योंकि प्लांट को डायरेक्ट खा रहा है, ठीक है। देन उससे मिलती है कार्निवोरस को, देन उससे मिलती है, जितना ऊपर जो ट्रॉपिक लेवल पे आएगा उतना कम एनर्जी उसको मिलेगा। सो डज इट रिमेन ट्रैप्ड इन एपेक्स कंज्यूमर, नहीं, एपेक्स कंज्यूमर में ट्रैप नहीं रहता, उसको भी डिकम्पोज करेंगे और उसको अर्थ को, मदर नेचर को विल गिव इट बैक। सो डज इट रिमेन इन द बॉडी ऑफ एपेक्स कंज्यूमर टिल डेथ, नहीं, हाँ, टिल डेथ इट इज प्रेजेंट इन द एपेक्स कंज्यूमर, बट आफ्टर डेथ the decomposer will decompose them and return the energy will return to the environment. What would happen if the energy remains trapped in the body of apex consumer even after their death? अगर ऐसा हुआ ना कि अगर एपेक्स कंज्यूमर के अंदर ही बेसिकली एनर्जी ट्रैप्ड रहेगी, तो जो एक फार्मूला है मतलब फिजिक्स का, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की, द एनर्जी नीदर भी क्रिएटेड नॉर भी डिस्ट्रॉयड। इधर हम फूड को एज एनर्जी ले रहे हैं, मतलब एनर्जी को ना आप बना सकते हो ना आप उसको ख़त्म कर सकते हो, सिर्फ आप क्या कर सकते हो, उसको ट्रांसफर कर सकते हो। जैसे आपने 9th में टेक्स्ट बुक में पढ़ा होगा इनिशियल लेसन्स में, जो फिजिक्स के लेसन है वर्क पावर एनर्जी में। सो तो इस तरीके से अगर एपेक्स कंज्यूमर के अंदर वो ट्रैप्ड रहेगा तो एनर्जी ट्रैप्ड हो जाएगा, तो एनर्जी का फ्लो नहीं मेंटेन होगा, तो एनर्जी को बना नहीं सकते, तो एनर्जी की जगह ट्रैप्ड होगा तो बाकी सब ऑर्गेनिजम्स के पास एनर्जी जाएगा नहीं, तो लोग मर जाएंगे भूख के मारे, जैसे एनर्जी को हमने फूड की तरह लिया है, ठीक है। व्हाट विल हैपन इफ देयर नो डिकम्पोजर लाइक माइक्रोब्स एंड फंगी इन नेचर। अगर डिकम्पोजर नहीं रहे, डिकम्पोजर को मैंने सेप्रोफाइट से कैसे अलग किया था, सेप्रोफाइट क्या होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मतलब मल्टी सेलुलर, जैसे वल्चर मतलब गिद्ध जैसे लोग, जो डिकम्पोजर जो बेसिकली डेड जो एनिमल्स हैं उनको खाते हैं, ठीक है। और जो बेसिकली डेड एनिमल को डिकम्पोज करें और उनके न्यूट्रिएंट को नेचर में मिला दे उसको डिकम्पोजर बोलते हैं, और जो बेसिकली डेड एनिमल को खाएं। सो व्हाट आई एम सेइंग स्टूडेंट, कि अगर एनर्जी ट्रैप्ड हो गई किसी लेवल पे, जैसे डिकम्पोजर्स बचे ही नहीं, तो एनर्जी विल ट्रैप्ड ऑन द एपेक्स कंज्यूमर। एपेक्स कंज्यूमर जो रहेगा उसके ऊपर एनर्जी ट्रैप्ड हो जाएगी। तो जैसे हमने पिछले कंडीशन में बात किया कि एनर्जी को क्रिएट नहीं कर सकते, एनर्जी को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। अगर एनर्जी एक जगह ट्रैप हो जाएगा तो एपेक्स कंज्यूमर के अंदर, तो नेचर में लौट नहीं पाएगा, नेचर से किसी को मिल नहीं पाएगा, तो उसके कारण बाकी सब ऑर्गेनिजम्स का नुकसान होगा। और बाकी सब ऑर्गेनिजम्स, अगर एनर्जी नहीं मिलेगा, जैसे हमने एनर्जी को फूड से कंपेयर किया, तो बाकी सब ऑर्गेनिजम्स मर जाएंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट थिंग इज़ कि नेक्स्ट थिंग जो हमने आगे देखेंगे कि 7.4 डायग्राम को देखेंगे। सो द एनर्जी ट्रांसफर दैट टेक प्लेस एट ईच ट्रॉपिक लेवल, एनर्जी का जो ट्रांसफर होता है वो ईच ट्रॉपिक लेवल पे दिखाया गया है। इसमें ये शो किया गया है कि बेसिकली जो एनर्जी है हर एक ट्रॉपिक लेवल पे गिरती रहती है, और जो यही जो एग्जांपल हमने शो किया है कि जो हर एक बेसिकली लेवल पे, ट्रॉपिक लेवल पे एनर्जी डिक्रीज करती रहती है बेस टू पूरा टॉप तक, तो बेसिकली इसी को पिरामिड ऑफ एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। So what I will read the passage thoroughly in order to get your proper view. So the energy transfer that take place at each tropic level, there are different levels of energy exchange in food chain. The initial quantity of energy goes on decreasing at every level of energy exchange. Similarly, the number of organisms also decreasing from the lowest to highest level. दिस पैटर्न ऑफ एनर्जी एक्सचेंज इन एन इकोसिस्टम इज कॉल्ड पिरामिड ऑफ एनर्जी, इसी को ही पिरामिड ऑफ एनर्जी बोलते हैं। आफ्टर द डेथ ऑफ एपेक्स कंज्यूमर देयर इज एनर्जी बिकम अवेलेबल टू द डिकम्पोजर फंगी एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिकम्पोजेज द बॉडी ऑफ डेड एनिमल्स, दे आर कॉल्ड एज डिकम्पोजर्स। इन दिस प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड फ्रॉम द रिमेन ऑर्गेनिज्म and decomposer convert them into simple carbon compound. These substances easily mix with air, water and soil, from where they are again absorbed by the plant and incorporated into the food chain. So क्या बोल रहा है पूरा पैसेज मैंने पढ़ दिया। ये पूरे पैसेज में ये बता रहा है कि बेसिकली जो बेसिकली एपेक्स कंज्यूमर में लास्ट में एनर्जी आके, जैसे ह्यूमन है इधर एपेक्स कंज्यूमर, उसमें ट्रैप्ड हो जा रही है। सो बेसिकली उसको क्या करेंगे, उसके मरने के बाद डिकम्पोज करेंगे, और डिकम्पोजर जो डिकम्पोज करेंगे उनको न्यूट्रिएंट फॉर्म में छोटे छोटे, मतलब जैसे हमारी बॉडी बनी है जैसे कार्बन से बनी है, तो कार्बन सबसे ज़्यादा है हमारे एलिमेंट सबसे ज़्यादा है बॉडी में, उसको बेसिकली डिकम्पोज करके बाहर निकाल देगी कार्बन जैसे और एलिमेंट्स हैं, और कार्बन जैसे एलिमेंट जाके नेचर में दोबारा मिक्स हो जाएंगे आसानी से। इस तरीके से पूरा साइकिल कंप्लीट हो जाएगा, मतलब एनर्जी का फ्लो मेंटेन रहेगा। सो पहला जो हम इधर हमें दिया फाइटोप्लैंक्टन क्या होते हैं, छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, उनको फाइटोप्लैंक्टन होते हैं, उनको जू प्लैंक्टन खाते हैं, मतलब
जो बेसिकली एनिमल्स हैं, उन जू प्लैंकटन, जो एनिमल्स फाइटोप्लैंक्टन को खाते हैं उनको जू प्लैंकटन बोलते हैं, और जू प्लैंकटन को क्या खाती है, फिश खाती है, तो उनको फिश खाती है, फिश खाने फिश को कौन खाता है, ह्यूमन। तो फाइटोप्लैंकटन जो सन से एनर्जी बनाता था, मतलब सोलर एनर्जी लेके फोटोसिंथेसिस करके एनर्जी बनाता था, उसके पास मैक्सिमम एनर्जी है 10,000 किलो कैलोरी। उसके बाद जो उसको जू प्लैंकटन खाता है उसको 1000 कैलोरी ही मिलता है, और उसको जो फिश खाती है उसको 100 कैलोरी मिलता है, और जो उसको ह्यूमन खाता है उसको 10 कैलोरी मिलती है। यू कैन सी that due to the food were formed by the various modes of nutrition, energy and various nutrients circulate continuously in ecosystem। जैसा कि आप देख रहे हो फूड बन गया है, इसमें डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन जब एक साथ मिलते हैं तो बेसिकली कंटिन्यूस साइकिल बन जाती है किसी भी चीज़ की। द सन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ, ये पैराग्राफ सबसे इंपॉर्टेंट है, द सन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम। एक इकोसिस्टम में बेसिकली जो सन है वही हमारे धरती के लिए तो सबसे बड़ा, मतलब अगर धरती को लार्जेस्ट इकोसिस्टम समझे तो इस धरती के लिए, इसी धरती के लार्जेस्ट इकोसिस्टम में कई सारे छोटे छोटे इकोसिस्टम्स हैं। तो जो सन है वही प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है, उसी एनर्जी को ग्रीन प्लांट्स लेते हैं और उसको फूड बनाते हैं, और उसी फूड को हर्बीवोरस खाते हैं, उसी को कार्निवोरस खाते हैं, उसी को डिकम्पोजर्स कार्निवोरस के बाद एपेक्स कंज्यूमर खाते हैं, एपेक्स कंज्यूमर के बाद उसको डिकम्पोजर खाते हैं, डिकम्पोजर से दोबारा नेचर में चल जाता है। इसी तरीके से एक साइकिल चलता रहता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यू कैन सी दैट ड्यू टू द फूड वेब इज फाउंड बाय द वेरियस, अच्छा ये तो मैंने पढ़ लिया। वाई आर द नंबर ऑफ टर्सरी कंज्यूमर एपेक्स कंज्यूमर ऑलवेज लेस देन दोज ऑफ अदर ऑर्गेनिजम्स। जैसे जो हमने देखा ना एपेक्स कंज्यूमर की जो बेसिकली क्वांटिटी है क्यों लेस रहती है, देखो सबसे ज़्यादा कम एनर्जी अगर किसी को मिल रही है वो एपेक्स कंज्यूमर को मिली है, एपेक्स कंज्यूमर को मिली है सबसे कम एनर्जी फूड वेब में जो हमने देखा है। तो इस हिसाब से अगर सबसे कम एनर्जी उसको मिलेगी तो उसकी पॉपुलेशन ऐसे डिक्लाइन करना स्टार्ट करेगी इस हिसाब से। तो सबसे कम जो बेसिकली पॉपुलेशन है इसी रीज़न की वजह से, मतलब अगर खाना कम मिलेगा तो बेसिकली खाने के लिए कंपटीशन बढ़ेगा, और जिसको खाना मिलेगा वही जिंदा रहेगा, जो खाना नहीं ढूंढ पाया एपेक्स कंज्यूमर को, जैसे ईगल को तो सांप ढूंढना ही पड़ता है, तो अगर किसी को अगर वो मतलब उसको सांप नहीं मिला तो मर ही जाएगा, तो इस हिसाब से पॉपुलेशन कम हो जाएगा, तो इसीलिए उसका जो वैसे भी एनर्जी भी उसको कम मिलता है। सो दिस इज द रीज़न वाई द पॉपुलेशन ऑफ एपेक्स कंज्यूमर इज़ द लिस्ट। एक इंस्टीट्यूट वर्क दिया है अपने को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, या आ सकता है क्योंकि हमारे भारत का दिया गया है। द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी जो बेसिकली इन ऑफ इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट और दिल्ली में इस्टेब्लिश हुई थी 1980 में, इन्वॉल्व इन मेनली इन रिसर्च ट्रेनिंग एंड अरेंजिंग वर्कशॉप एंड सेमिनार्स। मतलब ये बेसिकली बहुत वेलफेयर का काम करते हैं, ये कई सारे इन्वायरमेंट रिलेटेड सेमिनार्स और वर्कशॉप कराते हैं, मतलब उसके बारे में जागरूक करते हैं लोगों को। द इंस्टीट्यूट हैज़ पब्लिश्ड द इंटरनेशनल इंसाइक्लोपीडिया ऑफ इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट। इसी इंस्टीट्यूट ने, मतलब द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट ने एक इंसाइक्लोपीडिया बेसिकली इंसाइक्लोपीडिया ऑफ इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट को रिलीज़ किया है, ठीक है। अभी आगे बढ़ेंगे, ये आ सकता है बच्चों क्योंकि हमारे भारत का दे कैन आस्क अबाउट द वर्क ऑफ इंडिया इन गिविंग एनीथिंग टू द वर्ल्ड, मतलब इन्वायरमेंट से रिलेटेड इंडिया ने क्या काम किया ये पूछ सकते हैं। सो बायोजियोकेमिकल साइकिल है, इसके लिए ये वीडियो बहुत लंबा हो गया, तो सो आई थॉट कि इसका 2 पार्ट कर देते हैं, तो मैं बायोजियोकेमिकल साइकिल पूरे एक वीडियो में कंबाइन करके दे दूंगा आप लोग को, ठीक है। थैंक यू बच्चों, पार्ट 2 विल कम वेरी सुन, सो डोंट टेक एनी काइंड ऑफ टेंशन, ठीक है। पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट। तो स्टूडेंट्स लेट अस स्टार्ट विद बायोजियोकेमिकल साइकिल। सो बायोजियोकेमिकल साइकिल का मतलब मैं एक रफली बाय द मीन्स ऑफ सेंटेंस जो मतलब जो वर्ड दिया है उसके हिसाब से मैं बता देता हूँ। जैसे बायोजियोकेमिकल साइकिल, इसमें 3 वर्ड दिखाई दे रहे हैं अपने को, बायो दिखाई दे रहा है, जियो दिखाई दे रहा है और केमिकल दिखाई दे रहा है। बायो से क्या बायो जो दिख रहा है अपने को उससे मालूम पड़ता है कुछ अपने जीवन जैसा कुछ रिलेटेड होगा, जीवन से रिलेटेड। जियो मतलब कुछ ज्योग्राफी, मतलब कोई ज्योग्राफिकल लोकेशन से रिलेटेड होगा। केमिकल मतलब कुछ केमिकल मतलब रसायन से, कुछ रासायनिक जो चीज़ें होती हैं जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब रासायनिक चीज़ें उनसे कुछ रिलेटेड है। और ये जो चीज़ें हैं ये एक दूसरे से साइक्लिक वे में, मतलब जिधर से शुरुआत हो रही है उधर ही अंत हो रहा है, इस तरीके से जुड़ी है, ठीक है। ये तो हुआ शाब्दिक अर्थ जो हमें दिख रहा है, उस हिसाब से हमने क्या इंटरप्रिटेशन किया है उसका, उससे ये हम देख रहे हैं। देन टेक्स्ट बुक में क्या लिखा है उसको हम देखते हैं। दो द एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम इज़ वन वे, द फ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट इज साइक्लिकल। मतलब क्या बोल रहा है कि जैसे कि जो एनर्जी का फ्लो है वो एक आकृत है, मतलब सन से इट इज़ एन यूनिडायरेक्शनल प्रोसेस फ्रॉम द सन टू द अर्थ, बैक टू द सन इज़ नॉट पॉसिबल। ये क्या बोल रहा है कि जो एनर्जी का फ्लो है सन के द्वारा अर्थ पे आता है और उससे वापस नहीं आता है, तो एनर्जी तो वन डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है, बट जो न्यूट्रिएंट है वो हमारे बॉडी से प्लांट की बॉडी में, प्लांट की बॉडी से फिर हमारे बॉडी में, और या फिर एनिमल टू प्लांट फिर बैक टू प्लांट, ये सब साइक्लिकल वे में चल रहा है, ठीक है। तो वही बता रहा है कि न्यूट्रिएंट का फ्लो साइक्लिकल है और एनर्जी का फ्लो वन वे है। तो ऑल ऑर्गेनिज्म नीड न्यूट्रिएंट टू फॉर देयर ग्रोथ। जैसे कि आप जानते हैं जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म से सबको न्यूट्रिशन चाहिए। न्यूट्रिशन मतलब किसी प्रकार का फूड चाहिए। फूड अगर नहीं हुआ तो इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, एज वी नो फूड इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। सो दे नीड फूड कंटेन न्यूट्रिएंट, तो दे नीड इनडायरेक्ट वे दे नीड न्यूट्रिएंट। स्टडी द वेरियस कंपाउंड इन द फिगर गिवन अलॉन्ग साइड एंड एक्सप्लेन बायोजियोकेमिकल साइकिल इन ओन वर्ड। सो क्या बोल रहा है, जैसे कि समझो
जो हाइड्रोस्फीयर है, हाइड्रोस्फीयर एटमॉस्फेयर इंटरेक्शन, देखो हाइड्रोस्फीयर एटमॉस्फेयर इंटरेक्शन से हमारा क्या मतलब है कि जो वाटर है, वाटर इवोपरेट होता है, एटमॉस्फेयर में आता है, एटमॉस्फेयर से आता है किधर, प्लांट्स के अंदर, मतलब एटमॉस्फेयर से एनवायरमेंट इंटरेक्ट करता है, मतलब एटमॉस्फेयर से लिथोस्फीयर में आता है, लिथोस्फीयर मतलब बायोस्फीयर, बायोस्फीयर इज प्रेजेंट इन लिथोस्फीयर, जैसे आप जानते हो। लिथो मतलब लैंड, लैंड पे क्या है, जीवित जीव है, तो वो बायोस्फीयर लिथोस्फीयर पे प्रेजेंट है। तो एटमॉस्फेयर से बेसिकली लिथोस्फीयर में आता है, जिसमें इन्वायरमेंट प्रेजेंट है, तो उधर उसमें प्लांट प्लांट उसको लेते हैं अपना, मतलब जो उनका न्यूट्रिएंट है वो वाटर की मदद से लेते हैं। देन इंटरेक्शन ऑफ हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड लिथोस्फीयर विद बायोस्फीयर, ये तीनों का इंटरेक्शन किसके, जैसे लिथोस्फीयर में वाटर गिरा और लिथोस्फीयर से किसी जानवर ने लिया तो उसको बायोस्फीयर से भी इंटरेक्ट कर दिया, तो तीनों जिनका इंटरेक्शन होता है, फिर जब ऑर्गेनिज्म जो, मतलब अगर प्लांट ने वाटर लिया है अपने अंदर, वो बेसिकली डेड हो जाएगा, तो मरने के बाद वो भी मिट्टी में घुल जाएगा, तो वापस लिथोस्फीयर में आएगा, और लिथोस्फीयर, ठीक है, लिथोस्फीयर के अंदर चला गया, और लिथोस्फीयर में वाटर भी आता है, हाइड्रोस्फीयर भी आता है, तो हाइड्रोस्फीयर के द्वारा वो जो बेसिकली वाटर लिया था, वो लिथोस्फीयर के अंदर हाइड्रोस्फीयर भी आता है, तो वो जो वाटर लिया था वो मतलब डेड एनिमल से डिकम्पोज होकर दोबारा मदर नेचर को लिथोस्फीयर को जाएगा, और लिथोस्फीयर से हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर से देन एटमॉस्फेयर। तो दिस इज अ काइंड ऑफ साइक्लिक प्रोसेस विच हैज़ गिवन इन योर डायग्राम असाइड टू द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पैसेज, ठीक है, मतलब इस पैसेज के बाजू में दिया है। अब क्या है, न्यूट्रिएंट नेसेसरी फॉर द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म आर कंटिन्यूसली ट्रांसफर्ड फ्रॉम द एबायोटिक टू बायोटिक फैक्टर एंड बायोटिक टू एबायोटिक फैक्टर विद इन एन इकोसिस्टम। इसमें लिखा क्या है समझो जरा, इसमें लिखा ये है कि जो न्यूट्रिएंट सभी ऑर्गेनिजम्स को नेसेसरी होता है। न्यूट्रिएंट का मतलब मैंने बताया था, न्यूट्रिएंट मतलब कुछ भी आ सकता है, जैसे फूड लेते हो, फूड में ग्लूकोज है, ग्लूकोज मतलब आप अगर बिस्किट खा रहे हो तो उसके अंदर ग्लूकोज है, आप चने खा रहे हो तो उसके अंदर प्रोटीन है, दाल खा रहे हो तो प्रोटीन है उसके अंदर, देन अगर आप बटर खा रहे हो तो फैट है, तो ये सब एक न्यूट्रिएंट है जो हर एक ऑर्गेनिजम्स को नेसेसिटी है टू कंप्लीट देयर बायोलॉजिकल प्रोसेसेस। सो बायोलॉजिकल प्रोसेस के लिए न्यूट्रिएंट नेसेसरी है, तो सभी ऑर्गेनिज्म को चाहिए। तो एक साइक्लिकल वे में ये न्यूट्रिएंट जो हैं ये पूरे बेसिकली इन्वायरमेंट के अंदर या फिर इकोसिस्टम के अंदर बेसिकली रिवॉल्व कर रहे होते हैं। वो सिस्टम क्या है कि पहले जो बेसिकली उसको जो न्यूट्रिएंट रहेगा उसको बायोटिक लेगा, उसके बाद उसके मरने के बाद फिर से नेचर में मिल जाएगा, मतलब एबायोटिक मतलब मिट्टी में मिल जाएगा, मतलब नेचर में मिल जाएगा, देन फिर से प्लांट उसको ऑब्जर्व करेगा, फिर प्लांट मरेगा, तो फिर तो ये बायोटिक टू एबायोटिक फैक्टर ये बेसिकली रिवॉल्व करता रहता है न्यूट्रिएंट। तो यही लिखा है, न्यूट्रिएंट नेसेसरी फॉर द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर कंटिन्यूसली ट्रांसफर्ड फ्रॉम एबायोटिक टू बायोटिक फैक्टर एंड बायोटिक टू एबायोटिक फैक्टर विद इन एन इकोसिस्टम। This cycle operates continuously through the medium of the biosphere formed by the lithosphere। तो ये जो बेसिकली जो साइकिल है हम जानते हैं कि बायोस्फीयर में कंटिन्यूसली चलती रहती है। दिस साइकिल ऑपरेट कंटिन्यूसली थ्रू द मीडियम ऑफ बायोस्फीयर फाउंड बाय द लिथोस्फीयर। तो मतलब ये बायोस्फीयर के माध्यम से है, जो लिथोस्फीयर, बायोस्फीयर जानते हो हम लोग किधर है, धरती पे है, तो धरती क्या है, लिथोस्फीयर है, तो हम लोग क्या है, बायोस्फीयर है। तो ये जो न्यूट्रिशन साइकिल है, बायोस्फीयर मतलब पहले प्लांट ने लिया उसको न्यूट्रिशन, प्लांट के मरने के बाद मतलब बायोस्फीयर में, देन उसके मरने के बाद दोबारा लिथोस्फीयर में मिल गया, तो ठीक है, तो ये साइकिल ऐसे ही चलती रहती है न्यूट्रिशन की, ठीक है, एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फीयर, ठीक है। देन आगे क्या दिया, द साइकिल ऑपरेट कंटिन्यूसली थ्रू द मीडियम ऑफ बायोस्फीयर फाउंड बाय लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फीयर। तो जैसे कि हमने बोला कि ये पूरा एक्सप्लेन कर दिया मैंने कि देखो क्या होता है, जैसे न्यूट्रिएंट प्लांट ने लिया, प्लांट के मरने के बाद जैसे कि लिथोस्फीयर में मिला, लिथोस्फीयर से फिर एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर से उनका कुछ रिलेशन नहीं, उस हिसाब से वो साइक्लिक प्रोसेस चलेगी। द साइक्लिकल बायोलॉजिकल जियोलॉजिकल एंड केमिकल सोर्सेज ऑफ न्यूट्रिएंट इन द प्रोसेस इन दिस प्रोसेस इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस एंड डिपेंड ऑन द लेवल ऑफ एनर्जी ट्रांसफर इन द इकोसिस्टम। तो इसमें क्या लिखा है, जो भी साइक्लिकल द रिसाइकलिंग ऑफ बायोलॉजिकल जियोलॉजिकल एंड केमिकल सोर्सेज ऑफ न्यूट्रिएंट इन दिस प्रोसेस इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस एंड डिपेंड अपॉन द लेवल ऑफ एनर्जी ट्रांसफर इन एन इकोसिस्टम। तो देखो जो रिसाइकलिंग हो रही है न्यूट्रिएंट की फ्रॉम किसी बायोलॉजिकल मतलब किसी जीवित जीव के माध्यम से, या फिर किसी जियोलॉजिकल किसी प्लेस पे, या फिर कोई केमिकल सोर्स है, वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है और उसमें कई सारे एनर्जी लेवल्स, मतलब प्लांट से फिर एनिमल, मतलब कई सारे एनर्जी लेवल्स हो सकते हैं, प्लांट से एनिमल में जा सकता है, एनिमल से किसी और एनिमल में, तो वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं जिनको हमें अभी तो इतना डिटेल में नहीं पढ़ना है, लेकिन आप जब 12th में जाओगे तो उसमें इकोलॉजी में पढ़ोगे, ठीक है। हमें कुछ ही साइकिल्स पढ़नी है, तो उनमें से हमें कुछ साइकिल्स ही पढ़नी है, जितनी जितनी भी कॉम्प्लेक्स साइकिल चलती है नेचर में, वो दो साइकिल हैं, एक तो गैसियस साइकिल है और एक सेडिमेंट्री साइकिल है। और उसके बाद हमें गैसियस साइकिल में हम लोग कौन सी साइकिल पढ़ेंगे, तीन, बेसिकली कार्बन साइकिल पढ़ेंगे, ऑक्सीजन साइकिल एंड नाइट्रोजन साइकिल। तो ऑक्सीजन साइकिल क्या है, ऑक्सीजन एक तरीके का न्यूट्रिएंट है, आपकी बॉडी को रिक्वायर चाहिए, अगर वो आपकी बॉडी को नहीं मिलेगा तो आप मर ही जाओगे। देखो जैसे ऑक्सीजन अगर आपको नहीं मिलेगी तो आप मर जाओगे ना, समझ लो। जैसे नाइट्रोजन नहीं मिलेगी तो आपके शरीर में प्रोटीन नहीं बनेगा, प्रोटीन के स्ट्रक्चर के अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है NH2 के फॉर्म में, ठीक है। आगे चल के आप जब पढ़ोगे बायोलॉजी और अगर लोगे आप 11th में, तो आपको बायोमोलिक्यूल्स में आएगा, ठीक है। गैसियस साइकिल क्या है, गैसेस एन एक्यूमुलेशन ऑफ मेन एबायोटिक गैसेस न्यूट्रिएंट मटेरियल इज फाउंड इन द अर्थ एटमॉस्फेयर। सो गैसियस का जो साइकिल है वो एन एक्यूमुलेशन ऑफ अ मेन एबायोटिक गैसेस न्यूट्रिएंट मटेरियल इज फाउंड इन द अर्थ एटमॉस्फेयर। मतलब जितनी भी गैसेस आप देखते हो अधिकतर एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट है, इंक्लूड नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एक्सेट्रा, ठीक है। ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, ठीक। और जो सेडिमेंट्री साइकिल है वो किधर चलती है,
ठीक है। एन एक्यूमुलेशन ऑफ मेन एबायोटिक न्यूट्रिएंट मटेरियल्स फाउंड इन द सॉइल सेडिमेंट्री सॉइल सेडिमेंट्स एंड सेडिमेंट्री एक्सेट्रा ऑफ द अर्थ। मतलब ज़्यादातर जो बेसिकली सेडिमेंट्री साइकिल है, जो मटेरियल जो न्यूट्रिएंट पे चलती है, जो अर्थ के अंदर प्रेजेंट है, जैसे आयरन हुआ, सल्फर हुआ, ये सब किधर प्रेजेंट है, अर्थ के अंदर प्रेजेंट है। तो इट इंक्लूड्स सॉइल कंपोनेंट लाइक आयरन, कैल्शियम, फॉस्फोरस। ठीक है। जैसे कि सेडिमेंट्री साइकिल में देखो, आप आयरन लेते हो, आप आयरन खाते हो, जैसे हीमोग्लोबिन आपके जो शरीर में है उसमें आयरन का कुछ आयरन के मतलब एटम्स रहते हैं, तो उसमें आयरन यूज़ होता है। तो आप एप्पल खाते हो, एप्पल में आयरन होता है, लेकिन आपके मरने के बाद वही डिकम्पोज होते हुए आप दोबारा अर्थ को वापस चलाता है। इस तरीके से सेडिमेंट्री साइकिल पूरी होती है। गैसीय साइकिल इस तरीके से पूरी होती है कि जैसे आपने ऑक्सीजन लिया, CO2 छोड़ा, अब CO2 को प्लांट लेगा, प्लांट को वैसे प्लांट को CO2 को यूज़ करके ऑक्सीजन छोड़ेगा, तो वो भी दोबारा एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। तो इस तरीके से जहाँ साइकिल शुरू हुई थी वहीं साइकिल जाके कंप्लीट हो गई। तो ये साइक्लिक प्रोसेस है। दोनों साइकिल मैंने एक एग्जांपल लेकर समझा दिया, आगे समझाता हूँ। द गैसियस साइकिल इज a speedier cycle than the sedimentary cycle. For example, CO2 has accumulated in the area, it quickly dispersed within the wind or absorbed by the plants. समझो मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो गैसियस होते हैं वो बेसिकली हल्के होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन उनका ईजी होता है। ठीक है। और बेसिकली इतना उनका जो वो जो प्रोसेसेस में इन्वॉल्व होते हैं, जैसे रेस्पिरेशन में, फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व हैं, तो काफ़ी तेज़ प्रोसेसेस हैं। तो उन प्रोसेस का तेज़ होने के कारण जो इनकी साइकिल होती है वो थोड़ी शॉर्ट होती है। जैसे आपने ऑक्सीजन लिया, ठीक है, ऑक्सीजन आपने लिया, CO2 छोड़ा, CO2 छूटा, तो CO2 एक स्पेसिफिक एरिया में ज़्यादा देर तक एक्यूमुलेट थोड़ी होगा, वो डिस्पर्स हो जाएगा। हवा कहीं तो रुकती थोड़ी, हवा तो फ्लो होती रहती है, वही फ्लो होती रहेगा, और बेसिकली फिर किसी प्लांट के द्वारा ले लिया जाएगा, और प्लांट बेसिकली उसको CO2 में कन्वर्ट करके दोबारा एटमॉस्फेयर को दे देगा। तो ये पहला जो पैसेज था उसको मैंने समझा दिया। देन इफ़ आई गो टू द नेक्स्ट पैसेज, क्लाइमेट चेंज एंड ह्यूमन एक्टिविटी सीरियसली अफेक्ट द स्पीड एंड इंटेंसिटी एंड इक्विलिब्रियम ऑफ दिस साइकिल, हेंस वेरियस एस्पेक्ट ऑफ साइकिल्स आर एक्सटेंसिवली स्टडीड नाउअडेज। ठीक है। अब समझो जो सेडिमेंट साइकिल होती है वो इतनी मतलब इतनी सेडिमेंट्स जो इतने मोबाइल नहीं होते। ठीक है। सेडिमेंट्स मतलब जो आयरन है, सल्फर है, जो धरती से निकलते हैं, इतने मोबाइल नहीं होते, वो आपके शरीर में चले गए, मतलब वो ट्रैप्ड हो गए हीमोग्लोबिन। अब जब आप मरोगे तभी वो हीमोग्लोबिन डिकम्पोज होगा बेसिकली, और हीमोग्लोबिन से आयरन धरती में जाएंगे। तो वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स साइकिल है। अब ये साइकिल जो चलती हैं, चाहे ये गैसियस साइकिल हो चाहे ये सेडिमेंट्री साइकिल हो, इसके जो ह्यूमन के एक्टिविटीज़ हैं इनका इन पर बहुत असर पड़ता है। आज ह्यूमन जो बेसिकली CO2, अगर CO2 एटमॉस्फेयर में जा रहा है, तो ह्यूमन जो है जो CO2 का नॉर्मल कंटेंट होना चाहिए एटमॉस्फेयर में, उससे ज़्यादा हम उधर मतलब साइकिल जितना आना चाहिए उतना ही वापस जाना चाहिए, लेकिन हम वापस ज़्यादा भेज रहे हैं आने के कंपैरिजन में। ठीक है। मतलब CO2 अगर धरती पे आ रही है, अगर समझो मैं एग्जांपल लेता हूँ, ऐसा कोई मतलब एकदम ऑनेस्ट एग्जांपल नहीं, मतलब एक्यूरेट एग्जांपल नहीं है, कि अगर समझो 10 लीटर CO2 ऊपर से नीचे आ रही है धरती पे, तो और इधर से हम 20 लीटर, ये तो अनबैलेंस इक्विलिब्रियम, मतलब जितना ले रहे हैं उतना दे नहीं रहे हैं ना, तो इक्विलिब्रियम नहीं मेंटेन हो रहा है। तो ह्यूमन का जो बेसिकली बहुत इंटरफेयर हो गया है इस साइकिल्स के अंदर, तो उसको हमें इसीलिए हम पूरी साइकिल को सही से स्टडी कर रहे हैं, और जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण जो इसमें डिफरेंस हो रहा है, मतलब जो इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं हो पा रहा है, उसको मेंटेन कर रहे हैं। नहीं तो अगर CO2 का कंटेंट ज़्यादा हो जाएगा एटमॉस्फेयर में, देन ग्लोबल वार्मिंग होगी, ग्लोबल वार्मिंग से इंसान का जीना हराम हो जाएगा। So the cycle of gaseous and sedimentary cycle cannot be completely separated from each other। जैसे हमने देखा, दो साइकिल के बारे में डिस्कस किया, ये दो साइकिल एक दूसरे से हम तो डिफरेंस करके पढ़ रहे हैं, लेकिन नेचर ने कोई डिफरेंस नहीं किया, ये किसी न किसी पॉइंट पे एक दूसरे से बेसिकली इन यूनियन करते हैं, मतलब एक दूसरे को किसी न किसी पॉइंट पे एक दूसरे से मिल जाते हैं। फॉर एग्जांपल, नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ गैस इन एटमॉस्फेयर एंड इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड लाइक नाइट्रोजन ऑक्साइड इन द सॉइल एंड सेडिमेंट। सिमिलरली कार्बन ऑकर इन अ बायोटिक फॉर्म मेनली इन कोल, ग्रेफाइट, डायमंड, लाइमस्टोन एक्सेट्रा इन द अर्थ क्रस्ट एंड इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर। जनरली कार्बन, आई विल रीड इट फर्स्ट देन एक्सप्लेन इट, सो जस्ट अ मिनट। Carbon dioxide gas in atmosphere, generally carbon is present in plant and animal for much shorter duration than its in cold form। जैसे आप देखो नाइट्रोजन का एग्जांपल लेता हूँ। नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में के अंदर भी प्रेजेंट है फ्री फॉर्म में। नाइट्रोजन आपकी बॉडी में प्रोटीन में प्रेजेंट है, प्रोटीन में नाइट्रोजन होते हैं। देन DNA में प्रेजेंट है आपके, उसमें देन नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं, एडेनाइन, गुआनिन, साइटोसिन। तो नाइट्रोजन दोनों जगह प्रेजेंट है, तो दो जगह उसकी साइकिल चलती है। एक साइकिल चलती है कि आपके बॉडी में जो नाइट्रोजन है बेसिकली जो प्रोटीन के फॉर्म में है, उसको बेसिकली आप जब मर जाओगे तो धरती के अंदर नाइट्रोजन चला जाएगा, उधर नाइट्रोजन और डाइऑक्साइड इसके फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा। तो एक तो साइकिल हुई सेडिमेंट्री साइकिल जो आपकी और धरती के बीच में चल रही है मिनरल्स के लिए, और दूसरी साइकिल है कि आप जो नाइट्रोजन होता है बेसिकली वो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है, तो उसकी एक साइकिल एटमॉस्फेयर के लिए भी चलती है। कई सारे बैक्टीरिया होते हैं जो बेसिकली नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में फिक्स करते हैं, फिर उसको एटमॉस्फेयर में छोड़ते हैं। तो दो साइकिल चल रही है, तो कहीं ना कहीं पे साइकिल एक दूसरे से कोलैप्स हो जाती है, मतलब एक दूसरे के उसमें आ जाती हैं। जैसे CO2 कार्बन है, कार्बन जो बेसिकली धरती के अंदर भी प्रेजेंट है, कोल, ग्रेफाइट, डायमंड, लाइमस्टोन के फॉर्म में, आपकी बॉडी में भी प्रेजेंट है। तो जब आप मरोगे तो ये इसके फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। देन आप अगर अपने बॉडी में कार्बन लोगे तो उसमें आ जाएगा। तो एक सेडिमेंट्री साइकिल चल रही है, और एक आप CO2 जो रेस्पिरेशन करते हो, तो CO2 को इनहेल करते हो, इनहेल करने से वो फिर से एटमॉस्फेयर में आते हो, और मतलब एटमॉस्फेयर में जाता है, फिर प्लांट लेता है उसको, ऑक्सीजन में कन्वर्ट करता है। तो इस तरीके की ये साइकिल भी चल रही है, कैसी साइकिल भी, और एक जो कार्बन कंटेंट आपके बॉडी में है
कार्बन कंटेंट आपके बॉडी में किधर है, कार्बन कंटेंट आपके बॉडी में इससे ले लो ग्लूकोज के अंदर है, C6H12O6, अपने एग्जांपल देखा होगा। देन आप और भी कई सारे कंपाउंड जो आपके बॉडी में प्रेजेंट हैं उनके अंदर कार्बन है, ठीक है। मेनली हमारी पूरी बॉडी हाइड्रोकार्बन से बनी हुई है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पे एक ये दोनों साइकिल जो है, गैसीय साइकिल और ये सेडिमेंट्री साइकिल एक दूसरे से इंटरफेयर करती हैं, मिलती जुलती हैं, ठीक है। अब हम कुछ साइकिल्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कार्बन साइकिल पहली साइकिल है हमारी, ठीक है। सो इसको पढ़ता हूँ मैं, देन आपको एक्सप्लेन करता था। सर्कुलेशन एंड रिसाइकलिंग ऑफ द कार्बन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टू द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर डेथ बैक टू द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड कार्बन साइकिल। इसका जो डिफिनेशन दिया है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं आपको टेक्स्ट बुक से पढ़ाता हूँ। नहीं तो मुझे क्या है, मैं तो अगर ये सब ऐसा मेरे को पॉइंट वाइज पढ़ाना रहे तो बहुत आसान है पॉइंट वाइज पढ़ाना, बट आई बेसिकली जो मैं हूँ आप लोग के लिए सोचता हूँ कि आप लोग को एग्जाम के टाइम पे टेक्स्ट बुक दोबारा ना पढ़ना पड़े, क्योंकि क्वेश्चन तो टेक्स्ट बुक से ही आते हैं, कितने वीडियोस आप देख लो, क्वेश्चन तो टेक्स्ट बुक से बनेंगे। तो इसीलिए मैं आपको टेक्स्ट बुक से पढ़ाता हूँ। जैसे इधर दिया है तो अब कार्बन साइकिल का डेफिनेशन, जो सर्कुलेशन एंड रिसाइकलिंग ऑफ कार्बन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टू द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर डेथ बैक टू द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड कार्बन साइकिल। तो कार्बन साइकिल का मतलब ये है कि जो एटमॉस्फेयर से कार्बन आ रही है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जाती है और उनकी मृत्यु के बाद फिर एटमॉस्फेयर में जाती है, उसी को ही बोलते हैं कार्बन साइकिल, ठीक है। अब देखो समझो, जैसे आप एटमॉस्फेयर से कार्बन लेते हो CO2 के फॉर्म में, ठीक है, या फिर आप बेसिकली प्लांट को खाते हो, प्लांट के अंदर भी कार्बन प्रेजेंट होता है, प्लांट के अंदर बेसिकली ग्लूकोज प्रेजेंट होगा। जैसे आप खाओगे, क्या खाओगे, सेब खाओगे तो सेब के अंदर भी ग्लूकोज होता है, ठीक है। या फिर शुगर खा लो, शुगर तो गन्ने से बनता है, गन्ने के अंदर भी सुक्रोज मतलब एक तरीके की शुगर ही होती है, तो उसके अंदर कार्बन रहता ही रहता है। तो कार्बन रहता है, अब वो कार्बन आपकी बॉडी में गया, आपकी बॉडी प्लांट ने उस कार्बन को किधर से लिया था, एटमॉस्फेयर से, ठीक है, एटमॉस्फेयर से लिया था, आपकी बॉडी में गया। अब आप मर जाओगे तो बेसिकली वो डिकम्पोज हो जाएगा और डिकम्पोज होकर दोबारा वो बेसिकली किधर जाएगा, एटमॉस्फेयर में जाएगा। तो इस तरीके से समझ लो। या फिर दूसरा एग्जांपल लेता हूँ मैं, जैसे आपने क्या किया, ऑक्सीजन इनहेल किया, ठीक है, ऑक्सीजन इनहेल किया और CO2 बाहर छोड़ा। अब CO2 क्या करेगी, दोबारा प्लांट लेगा, प्लांट ऑक्सीजन छोड़ेगा। तो इस तरीके से इसमें ऑक्सीजन ही दिख रहा है, लेकिन इसमें एक तरीके से कार्बन का भी सर्कुलेशन होते जा रहा है, ठीक है। तो पहला एग्जाम्पल अगर आपसे पूछे तो पहला एग्जांपल देना, क्योंकि वो इन द सेंस ज़्यादा एक्यूरेट दिख रहा है। जैसे क्या हुआ कि आपने कार्बन लिया और कार्बन आपके मरने के बाद दोबारा वापस हो गया। देखो समझो, आपने प्लांट खाया, प्लांट ने बेसिकली कार्बन को लेकर ग्लूकोज बनाया और ग्लूकोज प्लांट के अंदर था और ग्लूकोज के अंदर कार्बन है। आप ग्लूकोज लेने के बाद आपके शरीर में गया, तो मतलब कार्बन आपके शरीर में गया, वो आपके मरने के बाद वो दोबारा एटमॉस्फेयर में या फिर नेचर में लौट जाएगा। तो इधर कार्बन साइकिल का जो डिफिनेशन है वो मेरे साथ आप दोबारा एक दो जोश में आके रीड करो और याद कर लो, क्योंकि पूछेंगे द सर्कुलेशन एंड रिसाइकलिंग ऑफ द कार्बन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, मतलब एटमॉस्फेयर से जो उसका सर्कुलेशन होता है कार्बन का, और फिर उसका जो रिसाइकलिंग होता है एटमॉस्फेयर टू लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड बैक लिविंग ऑर्गेनिज्म के डेथ के बाद दोबारा एटमॉस्फेयर में, इसी को कार्बन साइकिल बोलते हैं। तो द सर्कुलेशन एंड रिसाइकलिंग ऑफ कार्बन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टू लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर डेथ बैक टू द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एंड कार्बन साइकिल। बायोटिक कार्बन एटम्स Abiotic carbon atoms are circulated and recycled into biotic form and mainly through photosynthesis and respiration. Hence the carbon cycle is one of the important biogeochemical cycle. देखो आप जो बेसिकली एबायोटिक कार्बन है, ठीक है, जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, उसको आप बेसिकली अपने बॉडी में प्लांट लेता है और प्लांट उसको किस में कन्वर्ट करता है, ग्लूकोज में। अब ग्लूकोज को आप खाते हो, ठीक है। अब उसको खाने के बाद जब आपके मरने के बाद बेसिकली वो दोबारा एटमॉस्फेयर में चला जाता है, समझे। अब देखो, और दूसरा एग्जांपल जो इधर दिया गया है आपके टेक्स्ट बुक में, दूसरा एग्जांपल दिया है कि फोटोसिंथेसिस का एग्जांपल दिया है। फोटोसिंथेसिस का एग्जांपल कैसे दिया है और रेस्पिरेशन का, ये दोनों प्रोसेस कैसे कनेक्टेड है। जैसे प्लांट क्या करता है, कार्बन को लेता है, CO2 को लेता है और बेसिकली क्या बनाता है, ग्लूकोज बनाता है, ऑक्सीजन छोड़ता है। ऑक्सीजन आप ले लेते हो, ग्लूकोज आप खा लेते हो, ठीक है। अब ग्लूकोज खा लेते हो, कार्बन कंटेंट आपके बॉडी में आ गया, आप बेसिकली ऑक्सीजन लेने के बाद CO2 छोड़ देते हो, फिर वो प्लांट लेता है, फिर प्लांट CO2 लेके मतलब जो आप लेते हो ऑक्सीजन, उसके बदले CO2 छोड़ते हो, तो CO2 उड़ गया। तो प्लांट ने लिया था CO2, उसने ग्लूकोज ऑक्सीजन बना के आपको दिया, आपने ऑक्सीजन लेकर CO2 दोबारा एटमॉस्फेयर को छोड़ दिया। तो एक साइकिल हुई कार्बन की पूरी कंप्लीट। अब आप देखोगे जो आप जो कार्बन ग्लूकोज के फॉर्म में लिए हो वो भी आपके मरने के बाद भी एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। तो जो कार्बन साइकिल है वो हमारे जीवन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साइकिल है, इसलिए आपके सिलेबस में इसको इंक्लूड किया गया। आगे बढ़ते हैं। प्लांट कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। यही एग्जांपल बार बार आपके टेक्स्ट बुक में ने लिया है कि जो प्लांट होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, उसको कार्बोहाइड्रेट क्या है, ग्लूकोज का एक फॉर्म है, ठीक है। मतलब ग्लूकोज भी कार्बोहाइड्रेट का एक फॉर्म है, ठीक है। सिमिलरली दे प्रोड्यूस कार्बन कंपाउंड लाइक प्रोटीन एंड फैट्स टू, ठीक है। अब प्रोटीन के अंदर भी और कार्बन जो बेसिकली फैट है उसके अंदर भी क्या होते हैं, कार्बन होते हैं। प्रोटीन के अंदर जब प्रोटीन में NH2 मतलब नाइट्रोजन भी होता है, NH3 होता है, सॉरी NH3 होता है, या फिर एक बार चेक कर लेना आप क्या होता है, लेकिन नाइट्रोजन होता है। देन उसके अंदर कार्बन भी होता है, ठीक है। तो कार्बन भी होता है और बेसिकली नाइट्रोजन भी होता है। तो जो प्लांट होता है वो फोटोसिंथेसिस के द्वारा कार्बोहाइड्रेट भी बनाता है और कंपाउंड भी बनाता है जिसके अंदर कार्बन होते हैं, जैसे प्रोटीन और फैट। उसको हर्बीवोरस प्लांट जो बना रहा है इन चीज़ों को, मतलब प्लांट जो हर्बीवोरस, तो मतलब हर्बीवोरस क्या करते हैं, इन प्लांट्स को खा लेते हैं, ठीक है। जो प्लांट क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर कार्बोहाइड्रेट और फोटोसिंथेसिस के तो ये बनाता है कार्बोहाइड्रेट प्लांट, और उसके साथ भी और भी कई सारे कार्बन कंपाउंड, जैसे बेसिकली क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है और फैट्स भी बनाता है। अब उसी प्लांट के अंदर जो उसने बना के रखा है वो रखा रहेगा कार्बोहाइड्रेट, मतलब ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट का फॉर्म है ग्लूकोज, प्रोटीन बनाता है, फैट बनाता है, ये तीनों प्लांट रखा रहता है। उसको हर्बीवोरस मतलब गाय खाएगी। अब गाय बेसिकली खाने के बाद उसको गाय को कार्निवोरस खाएंगे,
और कार्निवोरस खाएंगे तो उसके बॉडी में चला जाएगा ये सब कंटेंट, जो प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, और कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन के अंदर कार्बन है। इन दिस वे बायोटिक कार्बन इज ट्रांसफर फ्रॉम प्लांट टू हर्बीवोरस, फ्रॉम हर्बीवोरस टू कार्निवोरस, एंड कार्निवोरस टू एपेक्स कार्निवोरस। यही जो साइकिल है ये रिपीट होती रहती है। मतलब पहले प्लांट से, जो प्लांट ने बनाया, प्लांट से हर्बीवोरस ने खाया, फिर कार्निवोरस ने खाया, कार्निवोरस से कब एपेक्स कार्निवोरस, एपेक्स कार्निवोरस से कौन खाएगा उसको, डिकम्पोजर्स खाएंगे, और डिकम्पोजर से दोबारा, और डिकम्पोज होने के बाद इधर लौट जाएगी, एटमॉस्फेयर में लौट जाएगी। ये साइकिल हो जाएगी कंप्लीट कार्बन साइकिल। ठीक है, अब आगे हम दूसरे, सो अब आगे साइकिल हम पढ़ेंगे। समझो इधर एक्सप्लेनेशन किया है पूरे चीज़ का। जैसे प्लांट क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस के टाइम पे CO2 लेंगे, H2O लेंगे, और C6H12O6 मतलब ग्लूकोज बना के, और वाटर और O2 को, ऑक्सीजन को छोड़ देंगे। ठीक है, ये हो गया रिएक्शन। ठीक है, इधर जो सनलाइट एंड क्लोरोफिल दिया है इंपॉर्टेंट है, याद करके जाना। और ये फॉर्मूला आपसे पूछ सकते हैं एग्जामिनेशन में। ठीक है, देन आपकी बॉडी क्या करती है, इसी को यूज़ करके CO2 और H2O प्लस एनर्जी बनाती है। CO2 आप दोबारा रिलीज़ कर देते हो, तो ठीक है, इसने CO2 लिया और आपने CO2 छोड़ दिया और एटमॉस्फेयर में, तो एक साइकिल पूरी कार्बन की कंप्लीट हो गई। ठीक है, प्लांट ने क्या लिया था, CO2 प्लस बेसिकली वाटर लिया था, उसने कार्बोहाइड्रेट बनाया था, मतलब ग्लूकोज बनाया था, ग्लूकोज को आपने खाया, और उसको बेसिकली आपने अपनी एनर्जी बनाने के लिए उसको कंबस्ट किया, मतलब ऑक्सीजन से मिला है। आप शरीर में ऐसी तरीके से एनर्जी बनाता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया है आपका, जो बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। मतलब जो सेल्स के अंदर होते हैं आपके बॉडी में, वो माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है, एक ऑर्गेनल, वो बेसिकली एनर्जी बनाता है ATP के फॉर्म में। और ATP कैसे बनते हैं, ग्लूकोज के बेसिकली क्या होते हैं, कंबशन की वजह से। तो कंबशन कैसे होता है, ग्लूकोज को लेते हैं, ऑक्सीजन को मिलाते हैं, और उससे CO2 निकलता है, H2 निकलता है, एनर्जी मतलब ATP फॉर्म होता है। अब ये सब आप अगले साल पढ़ोगे, ATP OTP। अभी ये सब अपने दिमाग में मत रखो, जो दिया है वही दिमाग में रखो। और तो उसने प्लांट ने लिया था CO2, आपने CO2 लौटा दिया नेचर को। तो इस तरीके से मतलब एटमॉस्फेयर से प्लांट ने लिया, प्लांट से आपने लिया, आपने आपसे एटमॉस्फेयर में चला गया। तो इस तरीके से साइकिल पूरी हो गई। इवेंचुअली आफ्टर द डेथ ऑफ ऑल टाइप ऑफ कंज्यूमर्स आर डिकम्पोज बाय डिकम्पोजर्स लाइक बैक्टीरिया एंड फंगी, एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड अगेन इनटू द एटमॉस्फेयर, इज सेट अगेन बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड इज़ यूज अगेन बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। वही बात लिखी है कि बेसिकली प्लांट ने यूज़ किया, प्लांट से अपने मतलब हर्बीवोरस ने उसको खाया, हर्बीवोरस से कार्निवोरस ने, कार्निवोरस से एपेक्स कार्निवोरस ने, एपेक्स कार्निवोरस से बेसिकली उसको फंगी और जो बैक्टीरिया है उन्होंने डिकम्पोज किया, और डिकम्पोज करने के बाद दोबारा वो रिलीज हो गया। तो यही लिखा है, इवेंचुअली आफ्टर द डेथ ऑफ ऑल कंज्यूमर्स आर डिकम्पोज बाय डिकम्पोजर्स लाइक बैक्टीरिया एंड फंगाई, एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज अगेन इनटू द एटमॉस्फेयर एंड इज यूज्ड अगेन बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इन दिस वे कार्बन इज कंटिन्यूसली पास्ड ऑन फ्रॉम वन लिविंग ऑर्गेनिज्म टू अनदर। आफ्टर द डेथ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म कार्बन गैस गोज टू द एटमॉस्फेयर एंड इट इज अगेन टेक अप बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म। सॉरी फॉर मतलब जो मैं थोड़ा हड़बड़ी में पढ़ लिया। तो क्या बोला है कि जैसे उसने लास्ट में ही पूरा कंक्लूड करके बताया यही कि देखो, CO2 आप एटमॉस्फेयर से लेते हो, एटमॉस्फेयर से आप नहीं लेते, आप प्लांट लेता है, प्लांट लेके CO2 को प्लस वाटर को कार्बोहाइड्रेट बनाता है, कार्बोहाइड्रेट मतलब ग्लूकोज बनाता है, और बेसिकली ऑक्सीजन छोड़ता है। अब ऑक्सीजन तो आप ले लेते हो, ठीक है, एक मतलब मैं बताना चाहता हूँ बस, ऑक्सीजन ले लेते हो और जो ग्लूकोज है उसको खा लेते हो। ठीक है, मतलब प्लांट को खा लेते हो, मतलब ग्लूकोज जो स्टोर किया था उसको खा लेते हो। अब उसको खाने के बाद जो ग्लूकोज आप रेस्पिरेशन करते हो प्रोसेस जिसमें एनर्जी फॉर्म होता है, तो एनर्जी फॉर्म करने के लिए जो आप ग्लूकोज लेते हो उसको ऑक्सीजन से मिलाता है वो, और माइटोकॉन्ड्रिया में आपके वो ग्लूकोज को ऑक्सीजन से मिलाता है माइटोकॉन्ड्रिया में, और बेसिकली CO2 प्लस जो वाटर बनाता है और एनर्जी रिलीज करता है। तो जो इधर CO2 प्लस H2 यूज़ हुए थे, इधर CO2 प्लस H2 आपके बॉडी से रिटर्न हो गए एक्सेलेशन में। इस तरीके से ये एक साइकिल कंप्लीट हुई। दूसरी साइकिल कैसा है, फिर प्लांट जो आपने ऑक्सीजन रिलीज़ किया वो यूज़ करेगा, फिर वो ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन देगा, फिर वही आप लेके फिर उसको उड़ा दोगे, ठीक है, एटमॉस्फेयर में। तो इस तरीके से एक साइकिल ये चल रही है। दूसरी साइकिल ये चल रही है कि आपने जो CO2 लिया वो कुछ आपके शरीर में न्यूट्रिएंट मतलब फैट, प्रोटीन ये सब बनाने में चले गए, वो आपके बॉडी में स्टोर हैं। अब वो आपके मरने के बाद बेसिकली, या फिर आपको अगर कोई दूसरा जानवर खा जाता है और दूसरे जानवर के मरने के बाद उसको फंगाई और या फिर जो डिकम्पोजर्स हैं बैक्टीरिया हैं वो डिकम्पोज कर देंगे, और वो बेसिकली वो लोग रिलीज़ करेंगे CO2, एनर्जी वो भी बनाएंगे ना, तो एनर्जी बनाएंगे तो CO2 उनमें भी रिलीज़ होगा, CO2 उनमें रिलीज़ होगा और रिलीज़ होकर एटमॉस्फेयर में जाएगा। फिर प्लांट लेगा, फिर कोई आपके जैसा ऑर्गेनिज्म लेगा, फिर उसको मतलब ग्लूकोज को लेगा, और फिर वही उसके मरने के बाद फिर से चला गया। तो मतलब 2 साइकिल आपको पूरी तरीके से बता दिया गया है। आगे आपकी टेक्स्ट बुक देखती है, कुछ सवाल पूछती है। डू यू नो कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज इनटू द एटमॉस्फेयर थ्रू एबायोटिक प्रोसेस लाइक बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल एंड वुड एंड फॉरेस्ट फायर्स एंड वोल्केनिक एक्टिविटी। ठीक है, तो आप जैसे कि जानते हो कि एक ही तरीके से नहीं, कई सारी कार्बन साइकिल हमारी मतलब जो इन्वायरमेंट है उसके अंदर मतलब हमारे अर्थ पे चलती रहती हैं। जैसे देखो ना, किधर न किधर ऑस्ट्रेलिया में कभी आग लग जाती है, जंगली आग लग जाती है। ठीक है, तो ऐसे कहीं ना कहीं आग लग जाती है। फिर आप डेली बेसिस पे भी गाँव में देखो लकड़ी यूज़ होता है, चूल्हे पे खाना बनता है तो यूज़ होता है। तो उसमें क्या होता है बेसिकली, जब हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड को, जैसे लकड़ी है ऑर्गेनिक है ना, तो ऑर्गेनिक मतलब जीवित जीवित है, तो उसके अंदर हाइड्रोकार्बन मतलब कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे। जैसे वो भी तो उससे बना रहेगा ना, सेलुलोज से लकड़ी बनी रहती है, तो सेलुलोज में बेसिकली वो रहता है, क्या रहता है, क्या रहता है बेसिकली, कार्बन रहता है। तो कार्बन उनमें रहता है वुड्स में, तो उनको जलाने के बाद तो कार्बन दोबारा CO2 के फॉर्म में रिलीज होता है। ठीक है, और या फिर आप देखते हो वोल्केनिक एक्टिविटी होती है, धरती से निकलता है, तो उसमें कोयला जलता है, मतलब वोल्केनो के अंदर बेसिकली कोयला जलता रहता है, वो लावा जो, तो उससे भी बेसिकली क्या निकलता है,
CO2 निकलता है। तो कई तरीके की साइकिल चलती रहती है कंटिन्यूसली हमारे आजू बाजू मतलब इन्वायरमेंट में, ठीक है। ऑक्सीजन इज रिलीज इनटू द एटमॉस्फेयर बाय बायोटिक प्रोसेस लाइक फोटोसिंथेसिस एंड CO2 थ्रू रेस्पिरेशन, ठीक है। द इक्विलिब्रियम ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैसेज इन द एटमॉस्फेयर इज मेंटेन बाय द प्लांट। समझो अब मैं क्या बोल रहे हैं, ये क्या बोल रही है टेक्स्ट बुक कि वही जो मैंने प्रीवियसली एग्जांपल लिया था कि O2 CO2 का जो इक्विलिब्रियम है वो किस तरीके से मेंटेन रहता है कि देखो वही एग्जांपल मैं दोबारा लेता हूँ, कितने बार वो एग्जांपल लेके मैं थक गया हूँ। तो बेसिकली CO2 को प्लांट लेता है, वाटर के साथ ग्लूकोज बनाता है, और ग्लूकोज बनाने के साथ वो ऑक्सीजन भी रिलीज़ करता है। आपके टेक्स्ट बुक में रिएक्शन दिया है, वो रिएक्शन दिया है, देखो और क्या बनाता है C6H12 ये बनाता है, और ये मतलब ग्लूकोज बनाता है और ऑक्सीजन बनाता है। ऑक्सीजन और ग्लूकोज आप ले लेते हो, इसको हवा के माध्यम से लेते हो और इसको बेसिकली खाने के माध्यम से लेते हो। ये माइटोकॉन्ड्रिया में आपकी एनर्जी बनाने में यूज़ होता है, मतलब CO2 भी रिलीज़ हो जाता है, मतलब एनर्जी बनाता है। तो एनर्जी में CO2 बनती है, और CO2 बेसिकली आपके सांस की तरह मतलब रेस्पिरेशन के थ्रू निकल जाती है, और जो कार्बन है CO2 निकल जाती है, और CO2 फिर एटमॉस्फेयर में जाएगी, और उसको फिर प्लांट लेगा। प्लांट बेसिकली क्या करेगा, H2 मतलब CO2 आपसे तो जो आप एक्सेल करोगे वो एटमॉस्फेयर में जाएगा, एटमॉस्फेयर से दोबारा फिर प्लांट उसको लेगा, प्लांट फिर वही बनाएगा ग्लूकोज और ये सब, फिर आप वही लोगे। तो इस तरीके से साइकिल कंटिन्यूसली चलती रहेगी। आगे बोला है, थिंक अबाउट इट, द कार्बन साइकिल इज़ वेरी इफेक्टिव इन द टेम्परेट रीजन, व्हाई इज इट सो। तो ये ऐसा होता है। टेम्परेट रीजन का डेफिनेशन क्या होता है, देखो टेम्परेट रीजन मतलब होता है कि टेम्परेचर जो उधर का होता है वो माइल्ड मॉडरेट नीदर नॉट कोल्ड होता है, मतलब एकदम मध्यम रहता है। तो उधर क्या रहता है, एक बात ध्यान रखना, जिधर गर्मी ज़्यादा होती है मतलब उधर CO2 का कंटेंट ज़्यादा है। आप जानते हो CO2 एक ग्रीन हाउस गैस है, मतलब वो उसके अंदर एक स्पेशल एनर्जी, मतलब भगवान ने उसको ऐसा वरदान दिया कि वो हीट को ट्रैप करके रखता है। तो हीट को ट्रैप करके रखता है, इसके कारण बेसिकली क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ता रहता है अर्थ का। आपको वीनस मालूम है, वीनस जो बेसिकली प्लैनेट है उसमें कार्बन कंटेंट इतना ज़्यादा है कि उसका टेम्परेचर कई, उसके सर्फेस पे, जैसे हमारे अर्थ के सर्फेस पे टेम्परेचर कितना है 25 डिग्री सेल्सियस, उधर का टेम्परेचर कई हज़ारों डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। तो सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट है वीनस। इस वजह से कार्बन का कंटेंट ज़्यादा है, कार्बन मतलब CO2 का कंटेंट उधर उनके एटमॉस्फेयर में जाता है। तो उस तरीके से अगर हमारे भी एटमॉस्फेयर में CO2 का कंटेंट बढ़ जाएगा तो ग्लोबल वार्मिंग होगा और इंसान वैसे ही घुट के मर जाएगा, इतना गर्मी होगा। तो इसीलिए जो टेम्परेट रीजन होता है उधर बेसिकली टेम्परेचर बहुत कम होता है, हॉट एंड कोल्ड होता है, ज़्यादा हॉट और ज़्यादा कोल्ड नहीं होता है। इसीलिए उधर कार्बन साइकिल जो होती है प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन से बैलेंस बना के चलती रहती है। इवन दो द कार्बन कंटेंट ऑन द अर्थ इज कॉन्स्टेंट, वाई इज देयर अ राइज इन टेम्परेचर ड्यू टू द कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब क्या बोल रहा है कि कार्बन कंटेंट जो हमारे अर्थ पे है, क्योंकि बाहर से तो आ नहीं रहा है स्पेस से, वो तो अर्थ का कार्बन जो है वो वापस एटमॉस्फेयर में आता है, फिर अर्थ में आता है, फिर एटमॉस्फेयर में आता है, जैसे हमने साइकिल पढ़ा। तो टेम्परेचर क्यों बढ़ रहा है अर्थ का। अब देखो बात क्या है कि जितना ये पहले भी हमने अनइक्विलिब्रियम की बात की थी, ऊपर क्या होता है, जितना एटमॉस्फेयर से आ रहा है उससे ज़्यादा हम ऊपर भेज दे रहे हैं, ठीक है। मतलब कैसा, हम लोग लकड़ी जलाते हैं, ये सब करते हैं। तो इस तरीके से जाने वाला कंटेंट है कार्बन का एटमॉस्फेयर में वो बढ़ते जा रहा है, और जो आने वाला कंटेंट है वो घटते जा रहा है, मतलब घटते नहीं जा रहा है, वो कांस्टेंट ही है। तो इस तरीके से अनइक्विलिब्रियम की स्टेट आ गई। तो इस वजह से कार्बन कंटेंट जो एटमॉस्फेयर में है वो ज़्यादा हो गया। तो जब कार्बन की मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी कि CO2 के अंदर जो कार्बन होता है, कार्बन का एक कंपाउंड है CO2, उसके अंदर एक ताकत होती है कि एनर्जी, मतलब वो हीट एनर्जी को स्टोर करके रखता है एक। तो ज़्यादा जब एटमॉस्फेयर में कार्बन हो जाएगा CO2, तो बेसिकली हीट को बढ़ा के रखेगा, इसी वजह से जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज करेगा अर्थ का। आइडेंटिफाई द रिलेशनशिप बिटवीन कार्बन इन एयर एंड राइज इन एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। ये मैंने बताया कि ग्लोबल वार्मिंग का रीज़न यही है CO2 क्या करता है, एनर्जी, मतलब एनर्जी को ट्रैप करके रखता है, और बेसिकली जो धरती का टेम्परेचर है इस वजह से बढ़ता रहता है। इसीलिए बोलते हैं लोग कि गाड़ी का यूज़ मत करो, फ्यूल मत बंद करो, तो इसकी वजह से CO2 कंटेंट जो एटमॉस्फेयर में है वो कम हो जाए। आगे बढ़ते हैं। सो वट द नेक्स्ट थिंग इज़ द ऑक्सीजन साइकिल। अब ऑक्सीजन साइकिल से आपको समझ में आ रहा है कि हमने कार्बन साइकिल पढ़ा, उस तरीके से ऑक्सीजन साइकिल भी होगा। अब ऑक्सीजन साइकिल क्या बोलता है, मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। ऑक्सीजन हमारे एटमॉस्फेयर में 21% है। ये हाइड्रोस्फीयर जो मतलब जिधर पानी के अंदर भी प्रेजेंट है, हाइड्रोस्फीयर मतलब वाटर बॉडी जो बेसिकली हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं। और लिथोस्फीयर मतलब लिथोस्फीयर मतलब जो धरती पे भी हम हैं, मतलब प्लांट्स हैं, वो भी CO2 ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं। देन हम लोग भी बेसिकली ऑक्सीजन यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से प्रॉपर सर्कुलेशन मेंटेन रहता है ऑक्सीजन का। तो इधर आगे चल के डेफिनेशन दिया है आपके टेक्स्ट बुक में, पढ़ो उसको ध्यान से। सर्कुलेशन एंड रिसाइकलिंग ऑफ ऑक्सीजन विद इन द बायोस्फीयर इज कॉल्ड ऑक्सीजन साइकिल। अब देखो बायोस्फीयर में क्या होता है, बेसिकली जो ऑक्सीजन वो जो है वो एटमॉस्फेयर में ज़्यादा देर तक नहीं रहती। तो मतलब जो ऑक्सीजन है वो किधर रिवॉल्व करती रहती है, बायोस्फीयर में रिवॉल्व करती रहती है। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे रिवॉल्व करती रहती है, उसको एटमॉस्फेयर में जाने की जरूरत नहीं है। क्यों, देखो समझो। उधर क्या था, कार्बन साइकिल में क्या था, कार्बन साइकिल में बेसिकली जो वो था कार्बन थी वो एटमॉस्फेयर में भी जाती थी। द सर्कुलेशन रिसाइकलिंग ऑफ कार्बन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, क्योंकि कंटिन्यूसली जो प्लांट होते थे वो CO2 एटमॉस्फेयर से लेते थे, ना कि हमसे, मतलब जो ऑर्गेनिजम्स हैं उसके, उनसे वो डायरेक्टली एटमॉस्फेयर में छोड़ते थे। एटमॉस्फेयर मतलब हम लोग एटमॉस्फेयर में छोड़ते थे, और एटमॉस्फेयर से बेसिकली प्लांट लेते थे, फिर प्लांट को हम खाते थे, फिर हम प्लांट से बेसिकली CO2 O2 लेते थे और ग्लूकोज लेते थे, फिर उसको हम यूज़ करके फिर इनहेल एक्सेल कर देते थे CO2 एटमॉस्फेयर को। तो इस तरीके से वो साइकिल चलती थी, एटमॉस्फेयर में हम भेजते थे। लेकिन इधर जो ऑक्सीजन साइकिल है, ऑक्सीजन साइकिल में क्या दिया है इधर क्लियरली कि ऑक्सीजन साइकिल, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा आ सकता है एग्जाम में कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कार्बन साइकिल एंड ऑक्सीजन साइकिल।
तो मेन डिफरेंस तो यही है, ये जो ऑक्सीजन साइकिल है वो विद इन द बायोस्फीयर चलती है, मतलब जो जीवित जीवों के बीच में इधर जो दिया है ना, इन्हीं के बीच में चलती है। और वो बेसिकली कार्बन साइकिल एटमॉस्फेयर से जाके फिर प्लांट्स के अंदर आती है, फिर प्लांट से एनिमल्स के अंदर, फिर एटमॉस्फेयर में आती है। तो यही दिया है डिफरेंस। तो सर्कुलेशन एंड रिसाइकलिंग ऑफ द ऑक्सीजन विद इन द बायोस्फीयर इज कॉल्ड ऑक्सीजन साइकिल। दिस साइकिल इज टू इंक्लूड बोथ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट। ऑक्सीजन इज कंटिन्यूसली प्रोड्यूस्ड एज वेल एज यूज्ड इन एटमॉस्फेयर। ठीक है। Oxygen is highly reactive and readily react with the other elements and compound, as oxygen is found in various forms like molecular oxygen, water and O2 inorganic। तो देखो इधर क्या बताया है कि जो ऑक्सीजन साइकिल है, जैसे ऑक्सीजन का साइकिल कैसे चलता है, प्लांट है, प्लांट ने CO2 और वो क्या लिया, बेसिकली CO2 लिया और वाटर लिया, और उसको उसने ग्लूकोज बना के और ऑक्सीजन को छोड़ दिया। ऑक्सीजन को फिर किसी एनिमल ने लिया, उसने CO2 छोड़ दिया, फिर ऐसे कंटिन्यूसली, फिर CO2 को किसी प्लांट ने लिया, प्लांट ने फिर ऑक्सीजन को छोड़ा, फिर इस तरीके से चल दिया। और दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि जो ऑक्सीजन है वो एनिमल के अंदर भी एज अ किसी कोई ना कोई कंपाउंड बनाने के लिए, जैसे ग्लूकोज बनाए हुए, तो ग्लूकोज में ही C6H12O6 मतलब 6 ऑक्सीजन है। तो ग्लूकोज तो आपके बॉडी में बनी मतलब रखी रहती है, तो वो तो बाहर निकलती नहीं, तो वो जो आपके मरने के बाद ही बाहर निकलेगी, तो वो डायरेक्ट एटमॉस्फेयर में जाएगी, फिर एटमॉस्फेयर से आपके बॉडी के अंदर। तो दो तरीके की साइकिल चलती है, लेकिन मेन साइकिल जो है वो बायोस्फीयर के अंदर ही चलती है। ऑक्सीजन जो होता है ना बेसिकली बहुत ही रिएक्टिव होता है, इसलिए उसके कई सारे फॉर्म्स मिलते हैं। जैसे CO2 से रिएक्ट करके, कार्बन से रिएक्ट करके CO2 बनाता है, ऑक्सीजन से हाइड्रोजन से रिएक्ट करके H2 बनाता है, H2O बनाता है, और ऑक्सीजन से रिएक्ट करके O2 बनाता है। ठीक है। द ऑक्सीजन साइकिल ऑफ द एटमॉस्फेयर बायोस्फीयर इज एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स। ऑक्सीजन इज रिलीज इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, वेयर इज यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन एंड कंबशन, डिकम्पोजन, कोरोजन एंड रस्टिंग। देखो इसमें इतना बहुत डीप बात बता दी गई है कि बेसिकली ऑक्सीजन साइकिल को कम्प्लीटली बहुत सारी जगह पे एक दूसरे चीज़ों से कनेक्टेड होती है, क्योंकि ऑक्सीजन तो बेसिकली से प्लांट CO2 लेके और वाटर लेके ऑक्सीजन बना देता है और ग्लूकोज, लेकिन उसी ऑक्सीजन को हम लोग भी यूज़ करते हैं, मतलब जो बेसिकली बायोटिक चीज़ें हैं, मतलब काऊ बफेलो मतलब ऑर्गेनिजम्स जो हैं, जीवित जीव हैं, वो भी यूज़ करते हैं अपने रेस्पिरेशन के लिए उसी ऑक्सीजन को, फिर CO2 छोड़ते हैं। ठीक है। तो उस तरीके से ऑक्सीजन इसमें भी यूज़ होती है, जैसे हम जानते हैं कि वो बहुत रिएक्टिव भी होती है अलग अलग मेटल से और अलग अलग चीज़ों से, तो इसलिए वो कंबशन मतलब किसी चीज़ को जलाने के लिए भी ऑक्सीजन लगती है। डिकम्पोजिशन मतलब किसी चीज़ को डिकम्पोज करने के लिए भी ऑक्सीजन लगती है। कोरोजन मतलब जंगिंग में भी लगती है। कोरोजन और रस्टिंग का मतलब एक ही होता है। ठीक है। देन ये हुआ कंप्लीट हमारा ऑक्सीजन साइकिल। तो कुछ चीज़ें याद रखनी थी ऑक्सीजन साइकिल में, ये विद इन द बायोस्फीयर काम करता है। ठीक है। ऑक्सीजन की रिएक्टिविटी बहुत है, उसके कई सारे फॉर्म में पाए जाते हैं। O2 में भी पाया जाता है, H2O फॉर्म में भी पाया जाता है, CO2 फॉर्म में भी पाया जाता है। देन क्या होता है, ऑक्सीजन किस तरीके से सिर्फ एक ही प्रोसेस से मिलता है, फोटोसिंथेसिस से, और उसके बाद यूज़ होता है रेस्पिरेशन में, यूज़ होता है कंबशन में, यूज़ होता है डिकम्पोजिशन में, यूज़ होता है कोरोजन में, यूज़ होता है रस्टिंग में, यूज़ होता है। इधर क्या दिया है, डू यू नो मोस्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज़ ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। कई सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो ऑक्सीजन को रेस्पिरेशन के लिए यूज़ करते हैं। सच माइक्रोब्स आर कॉल्ड एज एरोब्स, जो बेसिकली ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं रेस्पिरेशन के लिए। रेस्पिरेशन में क्या होता है, बेसिकली ऑक्सीजन वो लेता है और अब मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर हमारी बॉडी में जो रेस्पिरेशन होता है, ये प्रोसेस आप अगले साल पढ़ोगे लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म में, लेकिन मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। वो ऑक्सीजन को लेता है और ऑक्सीजन से बेसिकली क्या करता है, ऑक्सीजन से जो अपने उसके बॉडी में उसने प्लांट से ग्लूकोज लिया था, उसे क्या करता है, फ्यूज़ करता है और कंबशन कराता है, और उस कंबशन से बेसिकली क्या बनता है, एनर्जी बनता है और CO2 बनता है। तो CO2 तो एक्सेल कर देता है और जो बेसिकली एनर्जी बनता है उसको यूज़ कर लेती है बॉडी। और ये सब सारी प्रोसेसेस जो हो रही हैं, जो मैं बता रहा हूँ, ये माइटोकॉन्ड्रिया में होती हैं। ठीक है। तो ये होता है रेस्पिरेशन का प्रोसेस। तो इसमें यही दिया है कि कई सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ना रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं, तो उनको एरोबिक माइक्रोब्स कहते हैं। तो माइक्रोब्स विच डू नॉट यूज़ ऑक्सीजन कॉल्ड एज एनोरोब्स, और जो ऑक्सीजन नहीं यूज़ करते हैं बेसिकली रेस्पिरेशन के लिए, उनको एनोरोब्स कहते हैं। ऑक्सीजन इज इंपॉर्टेंट फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। जैसा कि मैं बताता हूँ कि जो प्रोटीन है, प्रोटीन का अगर फार्मूला आप निकालोगे तो प्रोटीन में बेसिकली मिथ्योनिन होता है। अब ये सब आगे की बातें हैं, आपके दिमाग में ही समझेगी, तो मतलब आपने पढ़ा ही नहीं तो आपको समझ में कैसे आएगा। इधर बहुत आगे का चीज़ दे दिया गया है। ठीक है। इसको देना नहीं चाहिए था टेक्स्ट बुक को, कि जो बेसिकली ऑक्सीजन है वो प्रोटीन का ही पार्ट होता है। प्रोटीन के अंदर भी बेसिकली एक एसिड ग्रुप रहता है, C+O ग्रुप रहता है, तो बेसिकली C+O ग्रुप में ऑक्सीजन रहता है। ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट में तो आप जानते हो C6H12O6, सिंपल जो कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज है, ग्लूकोज का फॉर्मूला जानते हैं C6H12O6, तो उसमें आपको साफ साफ दिख रहा है। फैट का फॉर्मूला आप आगे चल के पढ़ोगे तो उसमें भी लंबी लंबी कार्बन चेन्स होती हैं। तो कार्बन चेन्स में बेसिकली ऑक्सीजन मतलब इन्फ्यूज होता है। ठीक है। इन्फ्यूज मतलब उनमें रहता है ऑक्सीजन। ठीक है। तो उसमें भी होता है, फैट में भी होता है। ये सब चीज़ें आप बायोमोलिक्यूल्स में, मतलब क्लास 11 का टॉपिक है, उसमें जाके पढ़ोगे अगर आप साइंस लोगे। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इट इज़ ऑल्सो यूज इन द वेरियस प्रोसेस, इट इज़ ऑल्सो यूज इन वेरियस केमिकल रिएक्शन। ये और भी कई सारे केमिकल रिएक्शन में इस्तेमाल होता है। जैसे कि एक इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन है कि ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और बनाता है ऐसे 3 ऑक्सीजन एलिमेंट्स जो है, मतलब जो एटम्स हैं एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं, और एक ओजोन मतलब ऑक्सीजन O3 बनाते हैं। O3 क्या होता है, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। O3 अगर एटमॉस्फेयर में नहीं रहेगा तो हमारे ऊपर सीधा जो सन के द्वारा UV रेज होती हैं, UV रेज क्या होती हैं, UV रेज वेरी हार्मफुल होती हैं, और शरीर में हमारे म्यूटेशन पैदा कर देती हैं, और उस म्यूटेशन से हमारी मृत्यु, मतलब इस म्यूटेशन से क्या होगा, कैंसर हो जाएगा, और कैंसर से हमारी मृत्यु हो जाती है। तो इसलिए मम्मी जब आप बाहर धूप में खेलने जाते हो ना, तो आपको सनस्क्रीन लगा के देती है कि बेटा सनस्क्रीन लगा के जाओ, नहीं तो सनबर्न हो जाएगा,
सनबर्न मतलब जानते हो चमड़ी जल जाती है, और चमड़ी जलने के कारण उसमें कैंसर भी पैदा हो सकता है। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, वैसे आपको बताना नहीं चाहिए, टाइम वेस्ट होगा, वन शॉट लेक्चर है, लेकिन अगर आप जो ड्राइवर्स होते हैं जो ड्राइविंग करते हैं, वो अगर ज़्यादा बुढ़े ड्राइवर्स को देखोगे तो उनकी चमड़ी देखो एकदम ओल्ड दिखती है, और कई सारे लोगों के इधर कितने सारे मोल्स निकले होते हैं, तो उनका वन ऑफ द रीज़न होता है कि जो मोल्स होते हैं, जो तिल होते हैं, मोल मतलब तिल होता है, वो कोई कोई तिल बेसिकली छोटे छोटे कैंसर से होते हैं, बट वो इतने हार्मफुल नहीं होते क्योंकि वो 1 सेंटीमीटर से छोटे होते हैं, ठीक है। तो कभी ध्यान देना, तो एक तरीके का कैंसर ही। तो यूवी रेस से हमें कौन बचाता है, ओजोन लेयर। आजकल ओजोन लेयर का डिप्लीशन हो रहा है, ठीक है, तो उसको बचाना चाहिए हमें। तो ऑक्सीजन हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंस है ये बताया इधर। अब नाइट्रोजन साइकिल जो लास्ट साइकिल है आपके बुक का, उसको मैं पढ़ा देता हूँ। और ये बेसिकली जैसे पहली साइकिल हमने कार्बन साइकिल देखी, वो एटमॉस्फेयर टू बायोस्फीयर देन बैक टू एटमॉस्फेयर था, ये भी उसी तरीके से पहले इसको मैं इस तरीके से पहले डायग्राम वाइज बताऊंगा, देन आपको वैसे एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। तो हाँ, तो क्या होता है देखो, जैसे मैंने बताया कि ऑक्सीजन साइकिल विद इन द बायोस्फीयर होती है, और नाइट्रोजन साइकिल एटमॉस्फेयर से बायोस्फीयर फिर बैक टू द एटमॉस्फेयर ऐसी रहती है। तो जो ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है करीबन 78%, जो नाइट्रोजन करीबन सॉरी हाँ, फॉर नॉट फॉर जस्ट गिविंग रॉन्ग वर्ड अबाउट ऑक्सीजन, आई सेड ऑन द प्लेस ऑफ नाइट्रोजन आई सेड ऑक्सीजन, सॉरी फॉर दैट। सो आई एम नॉट टेकिंग दिस क्वेश्चंस, आई एम टेकिंग दिस क्वेश्चंस आफ्टरवर्ड। सो व्हाट इज हियर कि नाइट्रोजन जो होता है बेसिकली, जो नाइट्रोजन का कंटेंट होता है एटमॉस्फेयर के अंदर, वो 78% है, मतलब 78% नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट है। अब वही 78% जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, उसको बायोस्फीयर में आना पड़ेगा इन ऑर्डर टू कंप्लीट इट साइकिल। तो क्या करेगी वो, बेसिकली नाइट्रोजन जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है वो फिक्स होगी। तो कुछ फिक्सेशन क्या होता है, जो थंडर बोल्ट होता है ना, जो आप बारिश में देखते हो, जो थंडर बोल्ट मतलब बिजली गिरती है, तो बिजली में इतनी एनर्जी होती है कि वो फिक्स हो जाती है, मतलब NO2 मतलब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन मतलब नाइट्राइट के फॉर्म में कन्वर्ट होके वो मतलब आ जाती है ग्राउंड पे। अब ग्राउंड में हमारी बॉडी क्या है ना, डायरेक्ट नाइट्रोजन को यूज़ नहीं कर सकती, वो इन्हीं फॉर्म्स के अंदर क्या करती है, यूज़ करती है। तो वही जो नाइट्रोजन है वो बेसिकली कुछ माइक्रोब्स के द्वारा अमोनिया में कन्वर्ट होते हैं, और वही अमोनिया जो बेसिकली प्लांट्स लेते हैं और प्रोटीन बनाते हैं, ठीक है। और उन्हीं को हम, जैसे इधर दिखाया गया है कि काऊ खाती है प्लांट्स को, तो वही जो अमोनिया कंटेंट है वो प्लांट्स यूज़ करता है, प्रोटीन बनाता है, वही बेसिकली काऊ खाती है। काऊ से वैसे काऊ उसको यूज़ करती है, और अपने जब यूज़ करने के बाद बेसिकली वो जो वेस्ट निकालती है, मतलब जो उसका गोबर होता है उसके अंदर भी प्रोटीन इसने यूज़ किया। अब प्रोटीन को यूज़ किया मसल बनाने में, तो अमोनिया एज अ वेस्ट प्रोडक्ट निकला। अमोनिया को फिर बेसिकली किसी कोई बैक्टीरिया ने लिया, तो वो बैक्टीरिया के नाम तो आपको नहीं दिए, लेकिन ये सब नाइट्रोजन साइकिल आप डिटेल में 12th में पढ़ोगे, ठीक है, अगर आप साइंस लोगे। तो इसीलिए बता रहा हूँ कि वो फिर जो जो काऊ डंग से जो अमोनिया निकला, उसको फिर माइक्रोब्स क्या करेंगे, नाइट्रेट के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, और फिर कुछ माइक्रोब्स बेसिकली उस नाइट्रेट को जो N2 के फॉर्म में है, मतलब फ्री नाइट्रोजन के फॉर्म में कन्वर्ट करके रिलीज़ कर देंगे। तो ये हुआ कंप्लीट साइकिल। दोबारा बता देता हूँ कि देखो, जो एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन प्रेजेंट है, मतलब 21% मतलब अगर टोटल एटमॉस्फेयर है तो उसमें 78% नाइट्रोजन है, 21% वो है बेसिकली ऑक्सीजन, और बाकी सब अदर गैसेस हैं। तो जो नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, वो कुछ जो नाइट्रोजन है वो बेसिकली फिक्स हो जाती है, मतलब हमारी बॉडी और फिर प्लांट्स भी नाइट्रोजन को डायरेक्टली नहीं ले सकते, उसका फिक्स्ड फॉर्म ही ले सकते हैं, मतलब उसका फिक्स करना पड़ता है। नाइट्रोजन को फिक्स करने का मतलब क्या होता है, उसको नाइट्राइट और नाइट्रेट के फॉर्म में कन्वर्ट करना। अब वो नाइट्रोजन जो बेसिकली एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, वो कुछ तो एबायोटिक प्रोसेसेस होते हैं, जैसे बिजली गिरने से बेसिकली नाइट्रेट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। उन नाइट्रेट्स को बेसिकली कुछ बैक्टीरियाज लेते हैं, उनको अमोनिया में कन्वर्ट कर देते हैं। अब वही अमोनिया बेसिकली वही अमोनिया को प्लांट ले लेता है, और प्लांट क्या बनाता है, बेसिकली उसी अमोनिया से बनाता है, अमोनिया से बनाता है जो कुछ। मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, कि जो मैं एक एग्जांपल देता हूँ नाइट्रोजन फिक्सेशन का, कि जो राइजोबियम होता है, राइजोबियम बैक्टीरिया, वो बेसिकली जो नोड्यूल सोयाबीन होता है, सोयाबीन के रूट्स में रहता है, वो क्या करता है, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करके अमोनिया के फॉर्म में प्लांट को दे देता है, और बदले में उसको क्या प्लांट फूड दे देता है। तो प्लांट क्या करता है, वही नाइट्रोजन को अमोनिया को अपने यूज़ करता है और प्रोटीन बनाता है। और उसी अगर प्लांट को किसी एनिमल ने खा लिया, तो उसने खा लिया, जैसे काऊ ने ऐसे समझ लिया उसको खा लिया, तो काऊ के जो डंक में जो मतलब उसका गोबर है, उसमें बेसिकली उसने अमोनिया खाया था, तो कावडंक में भी अमोनिया निकलेगा, और अमोनिया फिर क्या करेगा, किसी और कोई और बैक्टीरिया यूज़ करेगा, उसको बेसिकली फिर NO2 मतलब नाइट्रेट के फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। वही नाइट्रेट दोबारा किसी और बैक्टीरिया के द्वारा डिकम्पोज करके फिर नाइट्रोजन में एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाएगा। तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स साइकिल है, पूरी साइकिल आपको याद नहीं रखनी है, ये आप 12th में डिटेल में साइकिल पढ़ोगे, बट एज अ ग्लिम्स आपको याद रखना है। वो जो टेक्स्ट बुक में दिया है, वो तो टेक्स्ट बुक में जो दिया है वो मैं आपको बता ही दूंगा पढ़ के, और समझा भी दूंगा, ठीक है। लेकिन आपको मैंने समझने के लिए इतना डिटेल में बताया। व्हाट इज मीन्स बाय नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन का मीनिंग होता है कि जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको ह्यूमन्स यूज़ नहीं कर सकते, फिर कोई भी प्लांट, कोई भी ऑर्गेनिज्म नहीं यूज़ कर सकता, सिवाय कुछ बैक्टीरिया के। तो वो क्या करेंगे, बेसिकली उस नाइट्रोजन को फिक्स कर देते हैं, जो बैक्टीरिया कर सकते हैं। तो फिक्सेशन मतलब जैसे एक एग्जाम्पल मैंने डायग्राम दिया था, फिर नाइट्रोजन फिक्सेशन द मीनिंग ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन इज द कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू इट इज नाइट्रेट फॉर्म, जैसे NO2, ठीक है। NO2 का एग्जांपल दिया, उस नाइट्रेट का, और फिर नाइट्रेट में कन्वर्ट करना, वही होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। द प्रोसेस ऑफ फिक्सिंग मतलब द प्रोसेस ऑफ फिक्सिंग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स ऑफ नाइट्रोजन इज कॉल्ड एज नाइट्रोजन फिक्सेशन। आप इधर लिख लेना, विच माइक्रोब्स ब्रिंग अबाउट द प्रोसेस ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन।
दो माइक्रोब्स के नाम बता देता हूँ आपको। एक राइजोबियम है, एक एजोटोबैक्टर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नाइट्रोजन फॉर्म 78% द मैक्सिमम पोर्शन ऑफ द एटमॉस्फेयर, मतलब हम अगर 100% एटमॉस्फेयर कर लें तो सबसे ज़्यादा 78% उसमें नाइट्रोजन है, उसके बाद ऑक्सीजन आता है, उसके बाद अदर गैसेस आते हैं। इट इज़ नेसेसरी फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द साइकिल ऑफ नेचर, इट इज़ नेसेसरी फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द साइकिल ऑफ नेचर, मतलब इसका जो फ्लो है उसको मेंटेन करना बहुत जरूरी है। नहीं तो एक तरफ अगर ज़्यादा नाइट्रोजन हो जाएगा तो कुछ इम्बैलेंस हो जाएगा, जो सबके लिए नुकसानदायक होता है। तो सर्कुलेशन एंड रिसाइकलिंग ऑफ नाइट्रोजन गैस इनटू द फॉर्म ऑफ डिफरेंट कंपाउंड थ्रू वेरियस बायोटिक एंड एबायोटिक प्रोसेस इन द नेचर इज कॉल्ड नाइट्रोजन साइकिल। काफ़ी बड़ा डिफिनेशन है, बट स्टिल समझ के इसको याद। तो इसका मीनिंग समझो क्या लिखा है। इट इज़ नेसेसरी टू मेंटेन द मेंटेनेंस ऑफ द साइकिल ऑफ नेचर। इस साइकिल जो दी गई है नाइट्रोजन साइकिल, इसका मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी है। अगर इसका मेंटेनेंस नहीं होगा तो अगर किधर इम्बैलेंस बन सकता है, और जिसके कारण कोई रॉन्ग इफेक्ट पड़ जाता है नेचर में, क्योंकि नेचर में जो बैलेंस ऑलरेडी बना है वो बहुत ज़रूरी है। अगर नेचर को बैलेंस को हम डिस्टर्ब करेंगे तो जैसे आप जानते हैं ना, सुनामी आ जाती है। उत्तराखंड में ऐसे आया इस तरीके से कि उधर रोड बना रहे हैं उत्तराखंड में, पेड़ काट काट के। इसी की वजह से उधर देखो कितना बड़ा वो आया था बीच में, क्या बोलते हैं, एक तरीके से फ्लड आ गया था, तो इसी वजह से आ गया था। ये पार्ट सॉइल इरोजन का है, ये सब आप पहले पढ़ चुके रहोगे। सो द मेंटेनेंस करना ज़रूरी है नेचुरल साइकिल का। द सर्कुलेशन एंड रिसाइकलिंग ऑफ नाइट्रोजन गैस इनटू द फॉर्म ऑफ डिफरेंट कंपाउंड थ्रू वेरियस बायोटिक एंड एबायोटिक प्रोसेसेस इन नेचर इज कॉल्ड नाइट्रोजन साइकिल। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसको 2-3 बार पढ़िए और याद कीजिए। मैं इसका मतलब बताता हूँ। जो सर्कुलेशन है नाइट्रोजन का, किधर से, एटमॉस्फेयर से, लिथोस्फीयर से, देन बैक टू द एटमॉस्फेयर, ये साइकिल है। इसका जो सर्कुलेशन चालू है इसका मतलब इसको रिसाइकलिंग, मतलब इसका प्रॉपर तरीके से जो वो है, मतलब क्या बोलते हैं, डायरेक्शन, उसको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। मतलब एटमॉस्फेयर टू फिर लिथोस्फीयर, और लिथोस्फीयर से फिर एटमॉस्फेयर, ये जो सर्कुलेशन चल रहा है इसको बहुत ज़रूरी से मतलब मेंटेन करके रखना बहुत ज़रूरी। तो द सर्कुलेशन एंड रिसाइकलिंग ऑफ नाइट्रोजन गैस इनटू द फॉर्म ऑफ डिफरेंट कंपाउंड थ्रू वेरियस बायोटिक एंड एबायोटिक प्रोसेस इन नेचर इज कॉल्ड नाइट्रोजन साइकिल। मतलब क्या होता है, नाइट्रोजन जो एटमॉस्फेयर से आती है वो धरती पे मतलब कई सारे प्रोसेसेस के द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा फिक्स करी जाती है नाइट्रेट में, और फिर वो नाइट्रेट दोबारा बैक्टीरिया के द्वारा फिक्स होता है, और फिर नाइट्रोजन से नाइट्रोजन बन के एटमॉस्फेयर में चला जाता है। तो यही जो साइकिलिक प्रोसेस चल रही है बायोटिक से कंपाउंड, बायोटिक सिस्टम में ट्रैप होने से नाइट्रोजन का देन एबायोटिक फॉर्म में, मतलब नाइट्रोजन में कन्वर्ट होकर दोबारा एटमॉस्फेयर में जाना, यही नाइट्रोजन साइकिल है। तो द सर्कुलेशन एंड रिसाइकलिंग ऑफ नाइट्रोजन गैस इनटू डिफरेंट कंपाउंड थ्रू वेरियस बायोटिक एंड एबायोटिक प्रोसेसेस नेचर इज कॉल्ड द नाइट्रोजन साइकिल। मतलब क्या होता है, नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर का रहता है, वो दोबारा लिथोस्फीयर में आता है, उसमें कई सारे लिथोस्फीयर में बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, उसको डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स में बना देते हैं। वो बेसिकली कोई नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देता है, कोई अमोनिया में कन्वर्ट कर देता है, और वही जो कंपाउंड्स होते हैं दोबारा बेसिकली कन्वर्ट होके, मतलब रिसाइकल होके दोबारा एटमॉस्फेयर में पहुंच जाते हैं, और इसी कंप्लीट साइकिल क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन साइकिल बोलते हैं। तो द सर्कुलेशन एंड रिसाइकलिंग ऑफ नाइट्रोजन गैस इनटू द फॉर्म ऑफ डिफरेंट कंपाउंड थ्रू वेरियस बायोटिक एंड एबायोटिक प्रोसेसेस इन नेचर इज कॉल्ड एज नाइट्रोजन साइकिल। अब आगे बढ़ते हैं। ऑल ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट इन नाइट्रोजन साइकिल। सभी ऑर्गेनिजम्स जो बेसिकली नाइट्रोजन साइकिल में पार्टिसिपेट करते हैं। इसका मीनिंग क्या है, आप सभी की बॉडी में डीएनए प्रेजेंट है, आप सभी के सेल्स में। तो उसमें डीएनए में क्या होता है समझो, अगर आप जानोगे तो डीएनए में होता है जो बेसिकली नाइट्रोजन ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं, एडिनाइन, गुआनाइन, साइटोसाइन, थायमाइन, यूरेसिल, ये सब नाइट्रोजन उसमें बेसिकली ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं, जिनका मैंने नाम लिया, जो एडिनाइन, गुआनाइन, साइटोसाइन और थायमाइन, ये सब नाइट्रोजनस बेसिस हैं। सो बेसिकली सबके अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट होती रहती है, चाहे और दूसरा फॉर्म क्या है, प्रोटीन के फॉर्म में भी बॉडी में प्रेजेंट होता है नाइट्रोजन, और प्रोटीन बहुत ज़रूरी होता है शरीर के लिए। तो ऑल ऑर्गेनिजम्स को नेसेसरी है बेसिकली क्या होना, नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन होना उनके शरीर में। तो सभी ऑर्गेनिज्म लगभग जो धरती पे प्रेजेंट है वो नाइट्रोजन साइकिल में जो इन्वॉल्व है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड, जैसे इधर दिया है प्रोटीन से मसल बनती है, ठीक है। तो प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड का काफ़ी महत्वपूर्ण भाग है, ठीक है। प्रोटीन में एज अ अमाइन ग्रुप की तरह ही प्रेजेंट होता है, मतलब
अमाइन ग्रुप मतलब एक NH2 ग्रुप से प्रेजेंट होता है, NH2 ग्रुप के फॉर्म में। और न्यूक्लिक एसिड में ये जो नाइट्रोजनस बेसिस के रूप में प्रेजेंट होता है। नाइट्रोजनस बेसिस क्या होते हैं? एडिनाइन, गुआनाइन, साइटोसिन, थायमाइन। As compared to other element, it is inactive, does not easily combine with other element. Most organisms cannot use the free form of the nitrogen. जैसा कि मैंने बोला कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन की तरह बहुत रिएक्टिव नहीं है, वो बेसिकली शांत स्वभाव की होती है नाइट्रोजन, ठीक है, और इसीलिए सबसे जल्दी रिएक्ट नहीं करती। और जो नाइट्रोजन होती है उसको फ्री फॉर्म, जैसे मैंने बोला पहले, यूज़ नहीं कर सकते। तो उसको जो ऑर्गेनिजम्स जो हैं फ्री फॉर्म, मतलब जो एनिमल्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, फ्री फॉर्म नहीं यूज़ कर सकते। इसको कुछ बैक्टीरिया जो एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन फिक्स होती है, कोई कुछ तो थंडर से, जो थंडर बिजली गिरती है उसके ज़रिए नाइट्रेट के फॉर्म में या फिर नाइट्रेट की फॉर्म में कन्वर्ट होती है। और नाइट्रेट की फॉर्म में जो बेसिकली प्लांट लेता है, प्लांट उसको फिर प्रोटीन बनाता है, प्रोटीन फिर ऑर्गेनिजम्स लेते हैं। तो इस फॉर्म में, इनडायरेक्टली फॉर्म में बेसिकली ऑर्गेनिजम्स इसको यूज़ कर रहे होते हैं। डायरेक्ट फॉर्म में हम लोग यूज़ नहीं कर सकते हैं नाइट्रोजन को, समझे। देन आगे बढ़ते हैं। इम्पोर्टेंट प्रोसेसेस ऑफ द नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल की कुछ इम्पोर्टेंट प्रोसेसेस दिए गए हैं, उनको हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। अब क्या है वो प्रोसेसेस? पहला दिया नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन मैंने पहले भी आपको बताया था और अभी भी बता दे रहा हूँ। कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन इनटू नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स थ्रू एटमॉस्फेरिक एंड इंडस्ट्रियल एंड बायोलॉजिकल प्रोसेस। तो उसमें क्या होता है, जो कन्वर्जन होता है नाइट्रोजन का इनटू नाइट्रेट्स मतलब NO2, ठीक है, और नाइट्राइट्स आगे के फॉर्म होते हैं, ठीक है, NO3 ये सब। सो एटमॉस्फेयर से जो नाइट्रोजन को फिक्स करना, मतलब उसको नाइट्रेट और नाइट्राइट के फॉर्म में कन्वर्ट करना, किसी भी प्रोसेस के द्वारा, जैसे एटमॉस्फेरिक प्रोसेस हो, जैसे थंडर बोल्ट गिर रही हो, वो एटमॉस्फेरिक प्रोसेस है। या फिर इंडस्ट्रियल प्रोसेस में भी उसको, जैसे हेबर्स प्रोसेस होती है, उसमें NH3 बनता है, बॉर्न हेबर प्रोसेस। तो वो आगे चल के आप पढ़ोगे, भी आपको ज़रूरत नहीं है, टेंशन मत लो। और कई सारे बायोलॉजिकल, जैसे मैंने अभी बताया ना, नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं ना राइजोबियम बैक्टीरिया। तो कई सारे बायोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं, इंडस्ट्रियल प्रोसेस होते हैं और एटमॉस्फेरिक प्रोसेस होते हैं, जिनके द्वारा बेसिकली नाइट्रोजन को फिक्स किया जाता है, ठीक है, नाइट्रोजन को फिक्स किया जाता है नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स में। अमोनियाफिकेशन क्या होता है? अमोनियाफिकेशन मतलब NH3 होता है अमोनिया। तो एटमॉस्फेरिक जो नाइट्रोजन होती है उसको हम लोग अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं। तो रिलीज ऑफ अमोनिया थ्रू डिकम्पोजिशन ऑफ डेड बॉडीज एंड एक्सक्रीटरी वेस्टेज ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। अब जो हमारे बॉडी में भी जो कुछ अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है, उसको बेसिकली कुछ अमाउंट का, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन हमारे बॉडी में, मतलब कार्बन से कम है बट है प्रेजेंट। तो जो हमारे मरने के बाद जो ऑक्सीजन होती, जो अमोनिया होती है, जो नाइट्रोजन होती है, उसको कुछ बैक्टीरिया करते हैं उसको डिकम्पोज, ठीक है। तो उसको जो नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है उसको अमोनिया NH3 के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो अमोनिफिकेशन क्या होता है? रिलीज ऑफ अमोनिया। अमोनिया क्या होता है? NH3 उधर लिख देना उसके अमोनिया के ऊपर। थ्रू डिकम्पोजिशन ऑफ डेड बॉडीज एंड एक्सक्रीटरी वेस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म। एक्सक्रीटरी वेस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म, जैसे आप, ठीक है, एक्सक्रीटरी वेस्ट ऑफ ऑर्गेनिजम्स से जो बेसिकली अमोनिया का फॉर्मेशन होता है उसी को अमोनिफिकेशन करते हैं। तो क्या होता है? डेड बॉडीज़ का डिकम्पोज करने से जो अमोनिया निकलता है उसी को अमोनिफिकेशन, उस प्रोसेस को अमोनिफिकेशन कहते हैं। नाइट्रिफिकेशन क्या होता है? कन्वर्जन ऑफ अमोनिया इनटू नाइट्राइट्स एंड नाइट्रेट्स। इसमें नाइट्रिफिकेशन में क्या होता है ना, जो बेसिकली क्या होता है कि जो नाइट्रोजन जो कन्वर्जन होता है इसी अमोनिया का, जो इधर आप देख रहे हो, ठीक है, अमोनिया बनाया गया है, उसका नाइट्राइट और नाइट्रेट के फॉर्म में कन्वर्जन को ही नाइट्रिफिकेशन कहते हैं। जैसे दिया है ना, नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स क्या होते हैं बताता हूँ आपको। नाइट्रेट होते हैं NO2 और नाइट्राइट्स होते हैं NO3, ठीक है। अब नाइट्रिफिकेशन का क्लियर होगा। कन्वर्जन ऑफ अमोनिया मतलब NH3 का कन्वर्जन होता है NO2 फिर NO3 में ये प्रोसेस, मतलब ये जो रिएक्शन है इसको बाजू में लिख लोगे तो आप जल्दी आपको याद होगा। अब डीनाइट्रिफिकेशन क्या होता है? मतलब ये जो नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स बने हैं इन्हीं को नाइट्रोजन
जो कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन कंपाउंड इनटू गैसियस नाइट्रोजन, मतलब ये नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स या फिर अमोनिया जो बना है उसको फ्री कार्बन के फॉर्म, फ्री नाइट्रोजन के फॉर्म में बनाना ही बेसिकली डीनाइट्रिफिकेशन होता है। इधर कुछ दिया, सर्च द इंटरनेट फॉर द इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोसेस इन द ऑक्सीजन साइकिल एंड कार्बन सिमिलर टू द दोस ऑफ नाइट्रोजन साइकिल। इसी तरीके से आपको बोला है कि कई सारे प्रोसेसेस जो हैं इधर ऐसा बताया है जिधर नाइट्रोजन साइकिल में, उसी तरीके का आप ऑक्सीजन के लिए भी ढूंढ के लो। तो ढूंढना आप एक कुछ अपना भी वर्क करना चाहिए। तो पढ़ाई करते रहें स्टूडेंट्स, और मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि एग्ज़ाम्स आ गए हैं, पढ़ाई करते रहें, नहीं तो आपके एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट स्टूडेंट, पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।